सत्य की खोज, एक ब्रह्मांडीय यात्रा की शुरुआत। हम इस कहानी की शुरुआत वहां से करेंगे जहां हर सवाल जन्म लेता है, हमारे मन की जिज्ञासा से। हम जो कुछ भी देखते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं, वे सब इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा है जो रहस्यों से भरा हुआ है। लेकिन एक सवाल हर वैज्ञानिक, हर दार्शनिक और हर आम इंसान के दिल में कहीं ना कहीं हमेशा रहा है कि क्या यह सब कुछ एक ही सिद्धांत से समझाया जा सकता है? क्या कोई थ्योरी ऑफ एवरीथिंग हो सकती है, एक ऐसा विज्ञान का नियम जो हर कण, हर शक्ति, हर ब्रह्मांडीय घटना को समझा सके? इस सवाल के उत्तर की तलाश विज्ञान की सबसे रोमांचक और कठिन यात्राओं में से एक रही है। इस यात्रा में हमें उन लोगों की कहानियां मिलती हैं जिन्होंने अपने जीवन को इन रहस्यों को समझने में समर्पित कर दिया, जैसे वुल्फगैंग पाउली, एक अद्भुत वैज्ञानिक जो जितने तीखे अपने विचारों में थे, उतने ही कठोर दूसरों की गलतियों पर। वे उन वैज्ञानिकों में से थे जिन्होंने गलत को नकारने की कला में महारत हासिल की थी। एक बार उन्होंने एक विचार को सिरे से खारिज करते हुए लिखा कि यह तो गलत भी नहीं है। ऐसे वक्तों में जब कुछ सिद्धांत व्यापक रूप से माने जाते थे, किताबों में पढ़ाए जाते थे और वैज्ञानिक सम्मेलनों में चर्चा का विषय होते थे, जैसे फ्लोजिस्टन थ्योरी, एक समय के बाद वे विचार पूरी तरह से समाप्त हो जाते थे, जैसे वे कभी थे ही नहीं। फ्लोजिस्टन थ्योरी के अनुसार हर वस्तु में एक अदृश्य पदार्थ होता है जो जलने पर बाहर निकलता है, परंतु यह केवल कल्पना थी। विज्ञान ने जब रासायनिक क्रियाओं की गहराई में झांका तो यह सिद्धांत ढह गया। इसी तरह 20वीं शताब्दी के मध्य में दो बड़े विचारों के बीच मुकाबला था, बिग बैंग थ्योरी और स्टेडी स्टेट थ्योरी। बिग बैंग ने यह बताया कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक अत्यंत घनी और गर्म स्थिति से हुई थी, जबकि स्टेडी स्टेट कहती थी कि ब्रह्मांड हमेशा ऐसा ही था और लगातार नया पदार्थ बनता रहता था। परंतु जब ब्रह्मांड के दूर दराज के कोनों से क्वासार जैसी चीजें दिखने लगीं जो पुराने ब्रह्मांड के अवशेष थे, तब स्टेडी स्टेट का सूर्य धीरे धीरे अस्त हो गया। अब हम आज के दौर में खड़े हैं जहां दो सबसे बड़ी वैज्ञानिक इमारतें, आइंस्टाइन का जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स, हमारे सामने खड़ी हैं। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से मेल नहीं खाती। एक ब्रह्मांड को विशाल स्तर पर समझती है, जैसे ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं, और दूसरी अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर, जैसे परमाणु, कण और ऊर्जा के सबसे छोटे कणों की दुनिया। इन्हें एक सूत्र में बांधने की इस कोशिश को हम क्वांटम ग्रेविटी कहते हैं, और यही वो रास्ता है जो हमें थ्योरी ऑफ एवरीथिंग तक ले जा सकता है। इसी यात्रा में आता है स्ट्रिंग थ्योरी, एक विचार, एक सपना, एक खाका जो कहता है कि ब्रह्मांड के सबसे मूलभूत घटक कोई कण नहीं, बल्कि कंपन करती हुई छोटी छोटी डोरी जैसी चीजें हैं, और इन्हीं डोरियों के अलग अलग तरह से कंपन करने से प्रकृति के सभी कण और शक्तियां उत्पन्न होती है। कल्पना कीजिए, जैसे एक वायोलिन की तार अलग अलग स्वर पैदा करती है, वैसे ही ये क्वांटम डोरियां पूरी सृष्टि की धुन रचती हैं। पर बात यही खत्म नहीं होती। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, इन डोरियों की कहानी और जटिल होती चली गई। पहले सोचा गया कि एक ही स्ट्रिंग थ्योरी है, पर बाद में 5 अलग अलग स्ट्रिंग थ्योरीज आईं, टाइप 1, टाइप 2A, टाइप 2B, हेटेरोटिक O और हेटेरोटिक E। हर एक में डोरी के प्रकार अलग थे, कुछ बंद लूप की तरह, कुछ खुले तारों की तरह। पर विज्ञान सरलता को पसंद करता है, और जब 5 सिद्धांत सामने आए तो सवाल उठा, आखिर सही कौन सा है? इस उलझन को सुलझाने के लिए सामने आया एक रहस्यमय नाम, एम थ्योरी। 1995 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक एडवर्ड विटन ने दुनिया के सामने ये विचार रखा कि शायद ये पांचों स्ट्रिंग थ्योरीज दरअसल एक ही विशाल सिद्धांत के विभिन्न रूप हैं, जैसे एक पहाड़ी की अलग अलग ढलानें। और इस एक अदृश्य, व्यापक, सर्वसमावेशी सिद्धांत को नाम दिया गया एम थ्योरी। एम किसका प्रतीक है? मिस्ट्री, मैजिक, मदर या कुछ और? इसका उत्तर आज भी खुला है। एम थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की मौलिक संरचना डोरी नहीं, बल्कि ब्रेन्स हो सकते हैं, ऐसे सतही ढांचे जो एक से अधिक आयामों में फैले होते हैं। जैसे 2 आयामी सतह को 2 ब्रेन कहा जाएगा और 3 आयामी ब्रह्मांड को 3 ब्रेन। सोचिए, हो सकता है हमारा पूरा ब्रह्मांड एक विशाल ब्रेन हो जो किसी उच्चतर आयामी अंतरिक्ष में तैर रहा हो। हम उसमें हैं, उसी में बंधे हुए, और जो कुछ भी हम देख पाते हैं वे सब उसी ब्रेन पर उभरती लहरें हैं। और यहीं से शुरू होती है एक और गहराई की ओर यात्रा। क्या हमारा ब्रह्मांड, हमारी आकाशगंगाएं, हम स्वयं सब कुछ केवल एक ब्रेन पर होने वाले कंपन हैं? क्या गुरुत्वाकर्षण ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो उस ब्रेन से बाहर निकल सकती है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग और वीक फोर्सेस केवल ब्रेन के अंदर ही रहती है, लेकिन ग्रेविटी उन अतिरिक्त आयामों में भी फैल जाती है, इसलिए वो इतनी कमजोर लगती है।
इसी विचारधारा में कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी कल्पना की कि शायद कभी दो ब्रेन्स आपस में टकराए थे और उसी के कारण बिग बैंग हुआ और ब्रेन की सतह पर बने छोटे छोटे बदलाव समय के साथ विशाल आकाशीय संरचनाओं में बदल गए। ये सब सुनने में अविश्वसनीय लगता है, परंतु गणितीय दृष्टिकोण से ये सब कुछ एकदम सुसंगत है। ये पहला खंड केवल शुरुआत है, एक ऐसा द्वार जो हमें विज्ञान के उस संसार की ओर ले जाता है जहां हर उत्तर एक नया सवाल बन जाता है। अगले खंड में हम जानेंगे कि कैसे ब्रह्मांड की सबसे छोटी लंबाई फेम्टोमीटर पिकोमीटर से होती हुई स्ट्रिंग स्केल तक पहुंचती है और कैसे हमारे ज्ञान की सीमाएं वहां आकर चुनौती देने लगती है। हम जानेंगे कि ब्रेन और स्ट्रिंग्स के गणितीय सिद्धांत वास्तव में हमारे ब्रह्मांड के साथ कैसे मेल खाते हैं। क्या आप तैयार हैं इस यात्रा के अगले पड़ाव के लिए? क्वांटम की गलियों में सूक्ष्मतम दूरी और स्ट्रिंग का रहस्य। हमारी यह यात्रा अब उस राह पर बढ़ती है जहां चीजें छोटी से और भी छोटी होती चली जाती हैं, जहां हम अपने ही शरीर से शुरू करते हैं। औसतन एक इंसान लगभग 1.5 मीटर लंबा होता है और फिर जैसे ही हम सूक्ष्मता की ओर देखते हैं, परत दर परत नए संसार खुलते हैं। सबसे पहले हम पहुंचते हैं कीट पतंगों की दुनिया में, जो लगभग 1 सेंटीमीटर के आकार के होते हैं। फिर हम और गहराई में उतरते हैं कोशिकाओं की ओर, जो माइक्रोमीटर के स्तर पर होती हैं। इन कोशिकाओं के भीतर हैं आणविक संरचनाएं और इससे भी आगे परमाणु, जो नैनोमीटर के स्तर पर मौजूद होते हैं। अब हम उस जगत में पहुंच चुके हैं जहां भौतिकी का रंग रूप पूरी तरह बदल जाता है। यह है क्वांटम भौतिकी की दुनिया। यहां चीजें निश्चित नहीं होती, संभावनाएं होती हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक ही समय में 2 जगह हो सकता है और एक कण की स्थिति जानने से उसकी गति को जानना कठिन हो जाता है। यहीं से शुरू होता है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लेकिन हमारी यात्रा यहीं नहीं रुकती। जब हम परमाणु के अंदर झांकते हैं तो वहां हमें मिलता है उसका केंद्र, न्यूक्लियस, जो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से बना होता है। और ये दोनों भी अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, ये बने होते हैं क्वार्क्स नामक और भी सूक्ष्म कणों से। इन्हें एक साथ बांधने का कार्य करती है एक शक्ति, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब सोचिए, हम एक ऐसी दूरी तक पहुंच चुके हैं जो 1 फेम्टोमीटर यानी 1 मिलियन बिलियनवा मीटर होती है। ये दूरी इतनी छोटी है कि हमारे शरीर में इतनी दूरी की लाखों करोड़ों इकाइयां होंगी जितने तारे पूरे ब्रह्मांड में नहीं हैं। और यही वो जगह है जहां पार्टिकल फिजिक्स की दुनिया शुरू होती है। इस सूक्ष्मतम स्तर पर हमें जरूरत पड़ती है दुनिया की सबसे शक्तिशाली माइक्रोस्कोप्स की, जिन्हें हम पार्टिकल कोलाइडर्स कहते हैं। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये विशाल मशीन कई किलोमीटर लंबी ऐसे कणों को एक दूसरे से टकराती है जो हमारी आंखों से कभी देखे भी नहीं जा सकते। और इन टकरावों से जो डेटा निकलता है उससे हमें यह समझ में आता है कि पदार्थ किस स्तर तक विभाज्य है। लेकिन यहां भी एक सीमा है, इससे आगे हमारे पास कोई प्रत्यक्ष साधन नहीं है। उसके बाद हम केवल गणित और सिद्धांतों पर निर्भर हो जाते हैं। और यही वो जगह है जहां स्ट्रिंग थ्योरी प्रवेश करती है। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि जो कण हम मानते हैं कि सबसे मूलभूत हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, क्वार्क, न्यूट्रिनो, वो दरअसल कण नहीं बल्कि कंपन करती हुई सूक्ष्म डोरियां हैं। ये डोरियां इतनी छोटी हैं कि उनका माप 1 पिकोमीटर से भी लाखों गुना छोटा है। हम इसे कल्पना के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे गिटार की तार अलग अलग कंपन करके अलग अलग ध्वनियां पैदा करती है, वैसे ही ये स्ट्रिंग्स अपने कंपन से ब्रह्मांड के हर कण को जन्म देती हैं। परंतु एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि स्ट्रिंग थ्योरी की शुरुआत भी इस उद्देश्य से नहीं हुई थी कि वह ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को जोड़ सके। 1968 में जब इसे पहली बार प्रस्तुत किया गया, तब इसका उद्देश्य था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को समझना। लेकिन कुछ ही वर्षों में प्रयोगों ने यह सिद्ध कर दिया कि स्ट्रिंग थ्योरी इस संदर्भ में विफल है। लेकिन यह विचार मरा नहीं। कुछ वैज्ञानिकों को इसकी गणनाओं में एक असाधारण सुंदरता दिखाई दी, ऐसा सौंदर्य जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। और यहीं से स्ट्रिंग थ्योरी का पुनर्जन्म हुआ, अब एक ऐसे सिद्धांत के रूप में जो क्वांटम ग्रेविटी को समझा सकता है। 1980s तक स्ट्रिंग थ्योरी सबसे प्रबल उम्मीदवार बन चुकी थी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के रूप में। पर समस्या यह थी, 5 अलग अलग प्रकार की स्ट्रिंग थ्योरी एक साथ सामने थी। यह कैसे हो सकता है कि एक ही सत्य के 5 संस्करण हों? और तभी आया 1995 का वो ऐतिहासिक दिन जब एडवर्ड विटन ने स्ट्रिंग्स कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, इन 5 थ्योरी को अलग अलग मत समझो, ये सब एक ही बड़े सिद्धांत एम थ्योरी के विभिन्न रूप हैं। जैसे भारत के अलग अलग राज्यों की भाषाएं, पर देश तो एक ही है। अब प्रश्न ये उठा कि एम थ्योरी आखिर कहती क्या है? एम थ्योरी कहती है कि सबसे मौलिक तत्व स्ट्रिंग्स नहीं बल्कि ब्रेन्स हैं। ये बहुआयामी सतहें हैं जो 1, 2, 3 या उससे भी ज्यादा आयामों में फैली हो सकती हैं। जैसे एक स्ट्रिंग 1 ब्रेन है, एक सतह 2 ब्रेन, और हमारा ब्रह्मांड हो सकता है कि वो एक 3 ब्रेन हो।
ये विचार उतना ही अजीब है जितना गहराई में जाकर सोचने पर सुंदर। कल्पना कीजिए जैसे एक चींटी बेल पर चलती है और उसे केवल आगे पीछे की दिशा का ही अनुभव होता है, वैसे ही हम इस ब्रह्मांड में रहते हुए केवल 3 आयामों को अनुभव करते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि और आयाम मौजूद न हो सकता है वो इतने सूक्ष्म हो कि हमारी आंख, हमारे तकनीक उन्हें महसूस न कर सके। ब्रेन सिद्धांत यह भी कहता है कि गुरुत्वाकर्षण बाकी शक्तियों की तुलना में कमजोर इसलिए है क्योंकि वह अन्य आयामों में भी फैल जाता है, जबकि बाकी शक्तियां केवल ब्रह्मांडी सतह पर ही सीमित रहती हैं। इसलिए हम उंगली की नोक से एक पेन उठा सकते हैं जबकि पूरी पृथ्वी उसे नीचे खींच रही होती है। यह गुरुत्वाकर्षण की सीमित शक्ति को दर्शाता है। और फिर वैज्ञानिकों ने यह भी कल्पना की कि शायद हमारा ब्रह्मांड, ये विशाल जीवंत गहराई से भरा संसार, किसी बड़े आयामी स्थान में तैरती एक ब्रेन है और कभी बहुत पहले किसी अन्य ब्रेन से टकराया था और वही घटना बनी थी हमारे बिग बैंग की वजह। यही है एम थ्योरी और स्ट्रिंग थ्योरी की वो दुनिया जहां वास्तविकता का हर नियम, हर घटना, हर तत्व एक नए दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। और गणित कहता है ये सब पूरी तरह संगत है। हाँ, हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, परंतु गणनाएं, सिद्धांत और समीकरण ये दिखाते हैं कि ये सब संभव है। लेकिन क्या हम वाकई ये कह सकते हैं कि यही थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है? अभी नहीं, पर इस विचार की गहराई, इसकी संगति, इसकी गणनात्मक सुंदरता, ये सब हमें एक और इशारा करती है कि हम एक बड़े सत्य के करीब पहुंच रहे हैं। और यही है विज्ञान की सबसे रोमांचक बात। ये यात्रा समाप्त नहीं होती, हर उत्तर एक नई शुरुआत है। अब अगले खंड में हम जानेंगे कैसे एडवर्ड विटन का प्रस्तावित एम थ्योरी एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखने वाले 5 स्ट्रिंग थ्योरीज को एकीकृत करता है। हम जानेंगे ब्रेन वर्ल्ड कॉस्मोलॉजी के और भी कल्पनाजील विचार जहां हम खुद एक ब्रेन पर जी रहे हैं, और हम धीरे धीरे कदम रखेंगे उस सिद्धांत की ओर जो शायद वाकई में सब कुछ समझा सके। ब्रेन वर्ल्ड की कल्पना, क्या हम एक सतह पर जी रहे हैं? हमारी यात्रा अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां कल्पना और गणित दोनों एक दूसरे का हाथ थामे चल रहे हैं। अभी तक हमने जाना कि कैसे स्ट्रिंग थ्योरी ने भौतिकी की दुनिया में एक नई राह खोली और कैसे एम थ्योरी ने इन विभिन्न स्ट्रिंग थ्योरीज को एक ही सूत्र में बांध दिया। लेकिन अब एक प्रश्न और अधिक गहराई से उभरता है कि अगर वास्तव में ब्रेन्स ही सबसे मौलिक घटक हैं, तो क्या ये संभव है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड, हम सब एक विशाल ब्रेन पर ही मौजूद हों? कल्पना कीजिए एक तालाब की सतह पर चलते कीट पतंगों की। उनके लिए तालाब की सतह ही पूरा संसार है। वे ना ऊपर देख सकते हैं न नीचे। उनके लिए उस 2 आयामी सतह के पार कुछ नहीं है। अब सोचिए, क्या हम भी वैसे ही हैं, एक 3 आयामी ब्रेन पर रहने वाले प्राणी जिन्हें उच्चतर आयामों का कोई ज्ञान नहीं? ये वही विचार है जिसे वैज्ञानिक ब्रेन वर्ल्ड कॉस्मोलॉजी कहते हैं। इसके अनुसार हमारा पूरा ब्रह्मांड एक 3 ब्रेन हो सकता है, 3 स्थानिक आयामों से बना एक सतही ब्रह्मांड जो एक उच्चतर 10 या 11 आयामी स्थान में तैर रहा है। और हम सब, हमारे ग्रह, सितारे, आकाशगंगाएं, सब उसी सतह पर उगाए तरंगों की तरह हैं। अब ये विचार सुनने में जितना परिकथा जैसा लगता है, उतना ही ये गणितीय रूप से संगत भी है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की अधिकांश ताकतें, जैसे विद्युत चुंबकीय शक्ति, स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स, केवल ब्रेन तक ही सीमित रहती हैं। वे ब्रह्मांड के बाहर नहीं जा सकते। लेकिन गुरुत्वाकर्षण अलग है। ये एक ऐसी शक्ति है जो ब्रेन की सीमाओं को पार कर सकती है। और शायद यही कारण है कि गुरुत्वाकर्षण हमें इतना कमजोर लगता है। अगर उसकी ऊर्जा अन्य आयामों में भी फैलती है, तो जाहिर है कि वो हमें उतनी तीव्रता से महसूस नहीं होगी जितनी अन्य ताकतें होती हैं। सोचिए, जब आप अपनी उंगली से एक पेन को उठाते हैं, तो आप केवल विद्युत संकेतों की मदद से, जो आपके मस्तिष्क से भेजे गए होते हैं, उस पेन को पृथ्वी के पूरे द्रव्यमान के खिलाफ उठा लेते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, जो अरबों टन का बल है, उस पर भारी नहीं पड़ता। ये तथ्य अपने आप में चौंकाने वाला है और ब्रेन सिद्धांत इसे बहुत सरलता से समझा देता है। अब कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी कल्पना की है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रेन इन्फ्लेशन एक ऐसा विचार है जिसमें कहा जाता है कि ब्रह्मांड की शुरुआती तीव्र विस्तार यानी इन्फ्लेशन एक ब्रेन की गति या टकराव के कारण हुई थी। सोचिए, 2 ब्रेन्स एक दूसरे की ओर खिसकती हैं, फिर टकराती हैं और इस टकराव की ऊर्जा के कारण बिग बैंग होता है।
और ये टकराव ब्रह्मांड की सतह पर छोटे छोटे धब्बों की तरह हल्की सी अशांति छोड़ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी शांत पानी में पत्थर गिरा दिया जाए और सतह पर गोल गोल लहरें बनने लग जाएं। समय के साथ ये अशांतियां बढ़ती हैं और यही धब्बे आगे चलकर ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी संरचनाएं बनाते हैं। आकाशगंगाएं, तारों के गुच्छे, गैस के बादल, इन सभी का जन्म शायद एक ऐसे ब्रह्मांडीय स्पर्श से हुआ हो, दो ब्रेन्स की भयानक टक्कर से। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम केवल कल्पना कर रहे हैं या इसके पीछे कोई ठोस आधार है? और यहीं से कहानी में प्रवेश करता है एक असाधारण व्यक्तित्व। जुआन मल्डेसिना ने 1997 में एक विचार प्रस्तुत किया जिसे हम कहते हैं ADS-CFT कॉरेस्पॉन्डेंस। ये नाम सुनने में जटिल लगता है, परंतु इसके पीछे विचार बेहद प्रभावशाली है। उन्होंने दो पूरी तरह भिन्न दिखने वाले संसारों को एक दूसरे का दर्पण कहा। एक और था गुरुत्वाकर्षण से युक्त 5 आयामी स्थान और दूसरी ओर एक ब्रह्मांड जिसमें गुरुत्वाकर्षण नहीं था, लेकिन वहां 4 आयाम थे। इस डुअलिटी के अनुसार एक ऑब्जर्वर जो उस ब्रेन पर रह रहा है, वो एक ऐसी दुनिया देखता है जहां केवल सामान्य शक्तियां मौजूद हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग, वीक और कोई ग्रेविटी नहीं। जबकि वही ब्रेन किसी बाहरी दृष्टिकोण से देखी जाए तो वो एक गुरुत्वाकर्षण से भरा ब्रह्मांड है जिसमें एक अतिरिक्त स्थानिक आयाम मौजूद है। अब यहाँ चमत्कारी बात यह है कि दोनों दृष्टिकोणों से किए गए सभी गणनात्मक परिणाम बिल्कुल समान आते हैं। सोचिए, दो अलग अलग भाषाओं में लिखी किताबें जिनकी कहानियां, घटनाएं और अंत एक जैसे हों, बस शब्द अलग हों। जैसे किसी पहेली का हल दो अलग अलग तरीकों से निकलता हो, लेकिन उत्तर हमेशा एक ही हो। इस डुअलिटी ने पूरी भौतिकी की सोच को हिलाकर रख दिया। अब पहली बार गणित ये कह रहा था कि ब्रेन्स केवल कल्पना नहीं, बल्कि ठोस गणितीय अस्तित्व वाले तत्व हैं। अगर गणनाएं दो पूरी तरह विपरीत थ्योरीज में भी एक जैसी हों, तो ये केवल संयोग नहीं हो सकता। इस सिद्धांत ने एम थ्योरी को गणितीय रूप से और अधिक बल दिया। ये साबित नहीं, लेकिन संकेत देने लगा है कि शायद हम वाकई उस अंतिम सत्य के करीब हैं, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। हमारे पास अभी तक एम थ्योरी या स्ट्रिंग थ्योरी का कोई प्रत्यक्ष प्रायोगिक प्रमाण नहीं है। लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर जैसी मशीनें भी इतनी ऊर्जा नहीं पहुंचा सकती कि हमें इन सिद्धांतों को परखने का मौका मिले। अगर हमें एम थ्योरी को प्रत्यक्ष प्रमाण के स्तर पर जांचना है, तो हमें पूरे सौर मंडल के परिधि के बराबर की मशीन बनानी पड़ेगी, जो आज के समय में असंभव है। पर जहां प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, वहां गणितीय संगति और आंतरिक सिद्धांत की एकरूपता हमें ये बताती है कि ये विचार सिर्फ कल्पनाएं नहीं, बल्कि गंभीर वैज्ञानिक सोच के उत्पाद हैं। और शायद जैसे इतिहास में फ्लोजिस्टिन थ्योरी और स्टेडी स्टेट थ्योरी एक समय में सत्य मानी जाती थीं, वैसे ही आज की इन थ्योरीज में से कोई एक आने वाले समय में ब्रह्मांड की सबसे मौलिक सच्चाई साबित हो जाए। अगले खंड में हम और गहराई से समझेंगे कैसे ये ब्रेन्स उच्चतर डायमेंशंस में कार्य करते हैं, क्या होता है जब एक डायमेंशन छोटा हो जाता है, और कैसे एम थ्योरी से निकलने वाली गणनाएं उन समस्याओं को हल करने में सक्षम होती हैं जो अब तक असंभव लगती थीं। छोटे डिमेंशंस और एम थ्योरी की जादुई दुनिया। अब हम उस पड़ाव पर आ पहुंचे हैं जहां कल्पना और गणना, विज्ञान और दर्शन, अनुभव और अनुमान सभी एक सूत्र में गुथ जाते हैं। ये वो जगह है जहां छोटा शब्द अपने सारे पारंपरिक अर्थ खो बैठता है। हम अब बात कर रहे हैं उन डायमेंशंस की जिनके अस्तित्व को हम देख नहीं सकते, लेकिन जिनकी गणितीय मौजूदगी हर समीकरण में गूंजती है। अब आप सोच सकते हैं कि एक डायमेंशन छोटा कैसे हो सकता है। आइए इसे सरल उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक लंबी पाइप रखी है, इतनी लंबी कि दूर से देखने पर यह एक सीधी रेखा जैसी लगती है। अब यदि आप किसी कीट को उस पाइप पर चलते हुए देखें, तो वो केवल आगे पीछे ही जा सकता है। लेकिन जैसे ही आप पास जाके देखें, तो आपको पता चलेगा कि वो कीट पाइप की गोलाई पर भी घूम सकता है। मतलब पाइप की सतह एक अतिरिक्त आयाम है, लेकिन वो इतना छोटा है कि दूर से देखने पर वो हमें दिखाई नहीं देता। यही होता है उन अतिरिक्त डायमेंशंस के साथ जो एम थ्योरी और स्ट्रिंग थ्योरी में मौजूद होते हैं। ये डायमेंशंस होते तो हैं, पर इतने छोटे होते हैं कि हमारे उपकरण, हमारे इंद्रिय बोध इन्हें पकड़ ही नहीं सकते। हमारी लेगो जैसी मोटी उंगलियां इस बारीक दुनिया को छू ही नहीं पाती। अब आइए बात करें ब्रेन्स की। आपने पहले जाना कि ब्रेन्स बहुआयामी सतहें होती हैं,
2D, 3D या इससे भी अधिक। एम थ्योरी कहती है कि इन ब्रेन्स में उच्च तनाव होता है, जैसे कोई मखमली चादर खींचकर बिछाई गई हो। जब ये ब्रेन्स एक छोटे आयाम के चारों ओर लिपटती हैं, ठीक वैसे जैसे प्लास्टिक की शीट किसी तार के चारों ओर कस जाती है, तब वे छोटी दिखने लगती हैं, एक तरह से एक डायमेंशंस को कंपैक्टिफाई कर देती हैं। इस प्रक्रिया से एक चमत्कारी घटना घटती है। एक 2 ब्रेन जो 2 आयामों में फैली होती है, अगर एक आयाम पर सिकुड़ जाए और उस पर लिपट जाए तो वो एक 1 ब्रेन यानी स्ट्रिंग की तरह व्यवहार करने लगती है। अब सोचिए, यही सूत्र एम थ्योरी के मूल में है। जब हम एम थ्योरी की 11 डायमेंशंस में से एक को बहुत छोटा कर देते हैं तो वो एक स्ट्रिंग थ्योरी में बदल जाती है जो केवल 10 डायमेंशंस में कार्य करती है। यही कारण है कि एम थ्योरी को स्ट्रिंग थ्योरी की मूल जननी माना जाता है, एक गहराई से जुड़ी पृष्ठभूमि जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है। अब आपको याद होगा कि 5 अलग अलग स्ट्रिंग थ्योरीज थीं, लेकिन अब अगर आप एम थ्योरी को इस रूप में देखें, एक 11 आयामी ब्रेन आधारित मूलभूत सिद्धांत, तो ये पांचों थ्योरीज महज इसके विशेष रूप हैं। जैसे एक विशाल महाद्वीप जिसकी अलग अलग सीमाएं हैं, कोई रेगिस्तान, कोई पहाड़, कोई समुद्र। हर स्ट्रिंग थ्योरी उस महाद्वीप की एक कोस्ट लाइन है और एम थ्योरी उसका भीतर का रहस्य। एडवर्ड विटन ने इसी आधार पर कहा था कि ये 5 थ्योरीज दरअसल अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही थ्योरी के सीमांत रूप हैं, और एम थ्योरी वो रहस्यमयी महासत्य है जिसके केंद्र तक पहुंचना अभी हमारी समझ से परे है, लेकिन इसके किनारे स्ट्रिंग थ्योरीज हमें दिखते हैं। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आती है, ये ब्रेन्स केवल मौलिक संरचनाएं नहीं, बल्कि ये पूरी की पूरी दुनिया का आधार हो सकती हैं। वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर एक 3D ब्रेन हमारी दुनिया है तो हम उसी के भीतर रह रहे हैं, और यदि दूसरी ब्रेन्स भी उच्चतर आयामों में मौजूद हों तो क्या वो हमसे टकरा सकती हैं? क्या उनका स्पर्श ही बिग बैंग जैसा विस्फोट उत्पन्न कर सकता है? ये विचार भले ही अकल्पनीय लगे, पर गणित इसे झुठलाता नहीं, बल्कि इसने एक्पेरोटिक यूनिवर्स जैसी थ्योरी को जन्म दिया, जिसमें कहा गया कि हमारा ब्रह्मांड एक दूसरे ब्रेन के साथ टकराव का परिणाम हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि ये सब तो रोमांचक है, पर असल दुनिया से क्या संबंध? ये सवाल अत्यंत जरूरी है और इसका उत्तर धीरे धीरे उजागर होता है। भौतिकी में केवल कल्पना पर्याप्त नहीं होती, सिद्धांतों को कंसिस्टेंसी के कसौटी पर भी खरा उतरना होता है, और एम थ्योरी जितनी जटिल हो उतनी ही गणितीय रूप से सुसंगत भी है। ये थ्योरी उन गणनाओं को भी हल कर पाती है जिन्हें अन्य थ्योरीज असंभव मानती थीं, जैसे ब्लैक होल की एंट्रोपी या क्वांटम ग्रेविटी में सिंगुलैरिटी के व्यवहार। इसके भीतर छिपे गणितीय ड्युअलिटीज हमें ये बताते हैं कि ये महज कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसा सूत्र है जिसमें सच्चाई छिपी हो सकती है। अब सोचिए, एक ऐसा सिद्धांत जो क्वांटम फिजिक्स और ग्रेविटी को एक साथ जोड़ सके, ब्लैक होल के केंद्र में क्या होता है ये बता सके, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पीछे के रहस्य सुलझा सके। क्या वो सिद्धांत संभवतः थ्योरी ऑफ एवरीथिंग नहीं हो सकता? अभी हमारे पास तकनीक नहीं है कि हम इन विचारों को प्रत्यक्ष देख सकें, परंतु अगर साइंस इतिहास से कुछ सिखाता है तो वो यह है कि आज की कल्पना कल की खोज हो सकती है, और यहीं से एक नई उम्मीद जन्म लेती है। वो उम्मीद कि जब कभी भी हम छोटे से छोटा स्केल माप पाएंगे, तब वहां हमें मिलेंगी कंपन करती हुई डोरियां नहीं, बल्कि विशाल आयामी सतहों पर लहराते हुए ब्रेन्स, और उनके भीतर छिपा होगा हमारा अस्तित्व, हमारा ब्रह्मांड। अगले खंड में हम जानेंगे कैसे ADS-CFT कॉरेस्पॉन्डेंस वास्तव में 2 भिन्न दुनियाओं के बीच का पुल बनाती है, कैसे एक गुरुत्वाकर्षण से भरा 5 आयामी ब्रह्मांड और एक बिना गुरुत्वाकर्षण वाली 4 आयामी दुनिया एक दूसरे का प्रतिबिंब हो सकती हैं, और साथ ही हम यह भी समझेंगे कि कैसे ये ड्युअलिटी साबित करती हैं कि शायद ब्रह्मांड गणना से ही बुना गया है और हम उसमें केवल कंपन हैं। ADS/CFT कॉरेस्पॉन्डेंस, 2 ब्रह्मांड, एक सत्यवह। अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां विज्ञान की भाषा पूरी तरह से बदल जाती है, जहां 2 अलग अलग दिखने वाले संसार, 2 विपरीत दृष्टिकोण एकता की घोषणा करते हैं, और इस महान खोज का नाम है ADS/CFT कॉरेस्पॉन्डेंस। यह वह पुल है जो हमें ब्रह्मांड की 2 सतहों के बीच से जोड़ता है, एक गुरुत्वाकर्षण से भरी 5 आयामी दुनिया और दूसरी एक 4 आयामी ऐसी जगह जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। इस पुल को समझना कठिन है, लेकिन हम इसे एक सरल दृष्टिकोण से समझेंगे। आप कल्पना कीजिए, एक बड़ा तालाब है
जिसकी सतह पर कीट जल पर फिसलते हुए इधर उधर जा रहे हैं। अब उस जल की सतह पर जो लहरें हैं वे केवल सतह पर ही महसूस होती हैं। कीट के लिए वह सतह ही पूरा संसार है, लेकिन आप एक बाहरी प्रेक्षक के रूप में उस कीट को देख रहे हैं और जानते हैं कि उस सतह के ऊपर भी आकाश है और नीचे भी गहराई। ठीक ऐसा ही होता है ADS/CFT कॉरेस्पॉन्डेंस में। CFT यानी कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी वह दुनिया है जहां कीट रहते हैं, और ADS यानी एंटी डे सिटर स्पेस वह है जहां से आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं। एक ब्रेन की सतह पर जी रहे प्राणियों के लिए केवल 4 आयाम होते हैं, 3 स्थानिक और 1 समय, और उनके लिए कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है। लेकिन उस सतह को जब एक बाहरी प्रेक्षक देखता है तो वह जानता है कि यह ब्रेन दरअसल एक गुरुत्वाकर्षण से भरा हुआ 5 आयामी ब्रह्मांड है। अब जरा रुकिए, यह बहुत ही बड़ा और चौंकाने वाला दावा है, क्योंकि इसका अर्थ यह निकलता है कि गुरुत्वाकर्षण, जिसे हम ब्रह्मांड की सबसे मौलिक शक्ति मानते हैं, वह दरअसल एक भ्रम भी हो सकता है। एक ऐसा प्रभाव जो केवल तब उत्पन्न होता है जब आप 5 आयामों से देखें। लेकिन अगर आप केवल 4 आयामों तक सीमित रहें तो आपको गुरुत्वाकर्षण नहीं दिखेगा। इसका तात्पर्य है कि गुरुत्वाकर्षण एक उभरती हुई शक्ति है, इमर्जेंट प्रॉपर्टी, न कि कोई मौलिक चीज। इस विचार ने भौतिकी की नींव हिला दी थी। ADS/CFT कॉरेस्पॉन्डेंस पहली बार यह सिद्ध कर रही थी कि 2 पूरी तरह से अलग थियरीज, एक जहां गुरुत्वाकर्षण है और एक जहां नहीं, सही मायनों में एक दूसरे के समान है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि दोनों थियरीज की गणनाएं एक जैसी निकलती थीं। आप किसी एक में कोई भी भौतिक गुणधर्म निकालें, जैसे ऊर्जा, दबाव या कणों की गति, तो आपको वही उत्तर दूसरी थियरी से भी मिलेगा। अब आप सोच सकते हैं, यह सब कैसे साबित किया गया? यह काम आसान नहीं था। यह सिद्धांत 1997 में हुआन माल्दासेना द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और उन्होंने यह दिखाया कि यदि आप किसी विशेष प्रकार की स्ट्रिंग थियरी लें जिसमें एक ब्रेन को ADS बैकग्राउंड में रखें, तो आप 2 संभावित गणनाएं कर सकते हैं, एक ब्रेन की सतह पर खड़े होकर CFT से और दूसरी बाहर खड़े होकर ADS से। और वर्षों की कठिन गणनाओं के बाद वैज्ञानिकों को बार बार वही परिणाम मिले। दोनों थियरीज एक जैसे उत्तर दे रही थीं। इसे एक विज्ञान के रोजेटा स्टोन की तरह समझिए। जैसे मिस्र के प्राचीन लेखों को समझने के लिए रोजेटा स्टोन पर लिखे 3 भाषाओं के एक ही मैसेज की तुलना की गई थी, वैसे ही भौतिकी में यह कॉरेस्पॉन्डेंस हमें 2 भाषाओं में लिखे ब्रह्मांड की सच्चाई को समझने का तरीका देता है। और यहीं से यह बात सामने आई कि ब्रेन्स और स्ट्रिंग थियरी सिर्फ गणना नहीं, बल्कि मजबूत गणितीय संरचना के साथ संगत भौतिक वास्तविकता हो सकते हैं। इस सिद्धांत की गहराई से जुड़ी ड्युअलिटीज, यानी 2 विरोधाभासी दिखने वाले सिद्धांतों की एकता यह दिखाती है कि ब्रह्मांड स्वयं शायद डुअल है, एक दर्पण में झांकती 2 समान इच्छाएं। और अब आइए एक और चौंकाने वाली बात पर गौर करें। क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ थियरी ज्यादा क्वांटम होती हैं, कुछ कम। जैसे गुरुत्वाकर्षण हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में लगभग क्लासिकल है। आप एक बॉल को हवा में फेंकते हैं तो आप उसे क्वांटम नियमों से नहीं, न्यूटन के नियमों से समझ सकते हैं। लेकिन वही बॉल अगर परमाणु के आकार की हो जाए तब क्वांटम नियम ही काम आएंगे। अब सोचिए, वही ADS और CFT की थ्योरीज, एक बहुत ही क्वांटम नेचर वाली और दूसरी लगभग क्लासिकल, दोनों एक जैसी कैसे हो सकती हैं? यही वह रहस्य है जो माल्दासेना की ड्युअलिटी को इतना महत्वपूर्ण बनाता है कि यह पहली बार गणित ने यह सिद्ध किया कि क्वांटम और क्लासिकल 2 विरोधी नहीं, बल्कि एक ही तस्वीर के 2 पहलू हो सकते हैं। और यह उस थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की दिशा में एक और ठोस कदम है। और इस डुअलिटी का सबसे खास पहलू यह है कि यह केवल एक विशेष गणना के लिए नहीं, बल्कि हर संभव भौतिक प्रक्रिया के लिए काम करती है। आप ब्लैक होल से जुड़ी गणना करें, आप कणों की टकराहट की बात करें या तापमान और दाब से जुड़ी स्थितियां, ADS और CFT दोनों बराबर उत्तर देंगे। अब आप यह सोचिए कि यह केवल गणना नहीं, एक संभावना है। एक ऐसी संभावना कि गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति, आयामों का विस्तार और ब्रह्मांड की मूलभूत संरचना सब कुछ एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है। और शायद M थियरी ही वह आधार है जो इस सब को जोड़ता है। अभी तक हम जिस वास्तविकता को समझते हैं, न्यूटन से लेकर आइंस्टाइन तक, वह केवल उस विशाल इमारत की बाहरी दीवारें हैं। लेकिन ADS/CFT कॉरेस्पॉन्डेंस और M थियरी उस इमारत के भीतर के गलियारे हैं जहां मौन है पर रहस्य बोलते हैं। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि हमने थियरी ऑफ एवरीथिंग खोज ली? नहीं, अभी नहीं। लेकिन हम एक ऐसी दिशा में चल पड़े हैं जहां से पीछे लौटना अब संभव नहीं। अब हम जानते हैं कि ड्युअलिटीज, ब्रेन्स, हिडन डायमेंशंस, ये सब मात्र कल्पना नहीं, बल्कि गणितीय संगति से जुड़ी संभावनाएं हैं।
अगले सेशन में हम जानेंगे कैसे एम थियरी और ब्रेन्स हमें ब्लैक होल्स, सिंगुलैरिटी और ब्रह्मांड की सीमाओं के रहस्यों से जोड़ते हैं। हम समझेंगे कि कैसे ये सिद्धांत वहां भी उत्तर देते हैं जहां भौतिकी के पुराने नियम थम जाते हैं। ब्लैक होल्स और एम थियरी, जहां विज्ञान मौन हो जाता है। अब तक हम जिस रहस्यमयी दुनिया में कदम रख चुके हैं, वहां का हर मोड़ नए सवालों की भूमि बन चुका है। हमने देखा कि कैसे ADS-CFT कॉरेस्पॉन्डेंस दो अलग-अलग दुनिया को एक ही भाषा में बांधता है। लेकिन अब हम उस स्थान की ओर चल रहे हैं जहां खुद विज्ञान भी चुप हो जाता है। ब्लैक होल्स। ब्लैक होल, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसा रहस्यमय, अंधकारमय गड्ढा बनता है जहां सब कुछ निगल लिया जाता है। लेकिन सच ये है कि ब्लैक होल केवल अंतरिक्ष में कोई छेद नहीं है, बल्कि ये वो स्थान है जहां भौतिकी के हमारे सारे नियम ध्वस्त हो जाते हैं। आइंस्टाइन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत ने इनका पहला पूर्वानुमान दिया था और बाद में विज्ञान ने इन्हें देखा भी। लेकिन देखना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें समझना सबसे कठिन चुनौती रही है। अब सवाल यह है, ब्लैक होल्स और एम थियरी का क्या संबंध है? इसका उत्तर छिपा है एंट्रोपी में, यानी किसी वस्तु की सूचना की मात्रा। एक समय में वैज्ञानिकों ने सोचा था कि ब्लैक होल्स के पास कोई एंट्रोपी नहीं होती, क्योंकि वे सब कुछ निगल लेते हैं, न प्रकाश बाहर निकलता है, न कोई सूचना। लेकिन 1970s के दशक में स्टीफन हॉकिंग ने जब ये दिखाया कि ब्लैक होल्स भी धीरे धीरे वाष्पित हो सकते हैं, यानी हॉकिंग रेडिएशन छोड़ सकते हैं, तब ये विचार सामने आया कि ब्लैक होल्स की भी एक सूचना संरचना होती है। अब ये बहुत बड़ा विरोधाभास था, क्योंकि यदि ब्लैक होल सब कुछ निगलकर गायब कर देते हैं, तो वो सूचना कहाँ जाती है? क्या वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है? लेकिन क्वांटम सिद्धांत कहता है, सूचना कभी नष्ट नहीं हो सकती। यही विरोधाभास बन गया ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। और यहीं से एम थियरी ने विज्ञान को एक नया रास्ता दिखाया। स्ट्रिंग थियरी और ब्रेन सिद्धांत ने पहली बार ये गणना कर पाई कि एक ब्लैक होल की एंट्रोपी कितनी होनी चाहिए, और आश्चर्य की बात यह थी कि वो ठीक वैसी ही निकली जैसी हॉकिंग के सिद्धांत से मिलती थी। लेकिन फर्क ये था कि अब ये उत्तर क्वांटम सिद्धांत और स्ट्रिंग्स की गणना से निकला था, यानी इसने ये दिखाया कि ब्लैक होल के अंदर भी सूचना संरक्षित रह सकती है। अब कल्पना कीजिए, ब्लैक होल को एक बेहद घना क्षेत्र मानिए, जहां स्ट्रिंग्स और ब्रेन्स इतनी जटिलता से लिपटे होते हैं कि वो प्रकाश तक को बाहर निकलने नहीं देते, लेकिन उनके भीतर कंपन हो रहे होते हैं जो उस ब्लैक होल की एंट्रोपी को तय करते हैं। और जब कोई वस्तु ब्लैक होल में गिरती है तो वो सूचना उन कंपन में समाहित हो जाती है, और जब ब्लैक होल वाष्पित होता है तो वही सूचना हॉकिंग रेडिएशन के रूप में वापस आ सकती है। ये विचार हमें न केवल ब्लैक होल्स को समझने में मदद करता है, बल्कि ये दिखाता है कि एम थ्योरी एक ऐसी भाषा है जिसमें ब्रह्मांड के सबसे जटिल रहस्य भी बोले जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिंगुलैरिटी की, यानी वो स्थान जो किसी ब्लैक होल के केंद्र में होता है, या उस क्षण में जब बिग बैंग हुआ था। वहां घनत्व अनंत होता है, गुरुत्वाकर्षण अत्यधिक तीव्र, और वहां भौतिकी के सारे पुराने नियम असफल हो जाते हैं। यही वो जगह है जहां सामान्य सापेक्षता सिद्धांत और क्वांटम सिद्धांत एक दूसरे से टकराते हैं। एम थ्योरी वो पुल बनता है जो इन दोनों सिद्धांतों को एकजुट करता है। जब हम स्ट्रिंग्स और ब्रेन्स के सिद्धांत को इन सिंगुलैरिटीज पर लागू करते हैं, तो हमें ये संकेत मिलते हैं कि शायद सिंगुलैरिटी कोई अंतिम बिंदु नहीं है, बल्कि एक नई भौतिक स्थिति है जहां समय और स्थान का अर्थ ही बदल जाता है। वहां डिमेंशंस एक दूसरे में लिपट सकते हैं, समय एक बंद पथ पर चल सकता है, और ब्रह्मांड के नियम वैसा व्यवहार कर सकते हैं जैसा हमने पहले कभी ना देखा हो। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि ब्लैक होल्स केवल ब्रह्मांड के मृत अंत नहीं, बल्कि नए ब्रह्मांड के बीज हो सकते हैं। जैसे किसी बीज के भीतर एक पूरा वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही किसी ब्लैक होल के भीतर एक नया ब्रह्मांड जन्म ले सकता है जो कि एक अन्य आयाम में पनपे। और यदि ऐसा है, तो क्या यह संभव है कि हमारा ब्रह्मांड भी किसी अन्य ब्रह्मांड के ब्लैक होल से जन्मा हो?
एम थियरी इन विचारों को गणितीय रूप से खारिज नहीं करता, बल्कि उसकी संरचना इन सब को संभव कहती है। यही इसकी सबसे गहरी शक्ति है, ये कल्पना को गणना में बदल देती है। अब अगर हम ब्रह्मांड को इस दृष्टि से देखें, एक ऐसा ब्रह्मांड जो ब्रेन्स से बना है, स्ट्रिंग से कंपित हो रहा है और ब्लैक होल्स के माध्यम से अपने भीतर नई कहानियां गढ़ता है, तो क्या हमें यह स्वीकार नहीं करना चाहिए कि एम थियरी विज्ञान के उस स्तर पर है जहां दर्शन, गणित और ब्रह्मांड एक ही लय में बोलते हैं? हाँ, इस सिद्धांत को प्रत्यक्ष रूप से परखा नहीं गया है और हो सकता है कि इसे कभी पूरी तरह सिद्ध न किया जा सके, लेकिन फिर भी ये वो भाषा है जिसमें हम अपने सबसे कठिन प्रश्नों को पूछ सकते हैं और कुछ उत्तर पाने की उम्मीद कर सकते हैं। अगले खंड में हम जानेंगे कि कैसे ब्रेन कोलिजन और मल्टीवर्स की धारणा जुड़ी है एम थियरी से। हम देखेंगे कि क्या ये सचमुच में संभव है कि अनगिनत ब्रह्मांड एक साथ मौजूद हों और हम महज एक हैं उस अनंतता के महासागर में। ब्रेन कोलिजन्स और मल्टीवर्स, क्या हमारा ब्रह्मांड अकेला है? हम अब उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां ब्रह्मांड का विस्तार हमारी कल्पना की सभी सीमाओं को तोड़ देता है। जब हम सामान्य सापेक्षता से लेकर क्वांटम सिद्धांत तक की कड़ियां जोड़ते हैं, तो जो चित्र उभरता है वो केवल एक ब्रह्मांड का नहीं, बल्कि अनगिनत ब्रह्मांडों का होता है, एक मल्टीवर्स। मल्टीवर्स का विचार कोई नई परिकल्पना नहीं है, लेकिन एम थ्योरी और ब्रेन कॉस्मोलॉजी इसे वैज्ञानिक रूप से संभव बनाते हैं। सोचिए, हमारा ब्रह्मांड एक विशाल ब्रेन है, 3 स्थानिक और एक काल आयाम में फैला हुआ, उच्चतर डायमेंशंस के एक व्यापक बल्क में तैरता हुआ। अब कल्पना कीजिए, इस बल्क में और भी ऐसे ही ब्रेन्स मौजूद हैं जैसे एक समुद्र में तैरती असंख्य नावें। ये ब्रेन्स कभी एक दूसरे के करीब आते हैं, कभी दूर चले जाते हैं और कभी-कभी वे टकरा जाते हैं। अब जरा ठहरिए, ये सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि एक गंभीर वैज्ञानिक विचार है जिसे कहते हैं एक पायरोटिक मॉडल या ब्रेन कोलिजन कॉस्मोलॉजी। इस मॉडल के अनुसार हमारा ब्रह्मांड किसी और ब्रेन के साथ टकराव का परिणाम हो सकता है। इस टकराव ने इतनी अधिक ऊर्जा उत्पन्न की कि उससे समय, स्थान और पदार्थ की उत्पत्ति हुई, वही घटना जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। और ये घटना अनूठी नहीं है। अगर ये एक बार हुआ तो ये फिर से हो सकता है, बार बार हो सकता है, हर बार एक नया ब्रह्मांड जन्म ले सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीवर्स केवल एक विचार नहीं, बल्कि एम थ्योरी के भीतर छिपी एक प्राकृतिक संभावना है। अब ये कल्पना कीजिए, 2 विशाल ब्रेन्स जो एक उच्चतर आयामी बल्क में बहती हैं और फिर एक क्षण में टकरा जाती हैं। इस टक्कर से उत्पन्न होता है ताप, घनत्व और विस्तार, एक पूरी तरह नया ब्रह्मांड। उस ब्रह्मांड में नए नियम हो सकते हैं, अलग भौतिक स्थिरांक हो सकते हैं, अलग कणों की संरचना हो सकती है, यानी एक पूर्णतया भिन्न वास्तविकता। हमारा ब्रह्मांड, हमारी आकाशगंगाएं, हमारे तारे और ग्रह सब केवल एक ब्रेन की सतह पर उगाए तरंग हैं। और अगर ये सत्य है तो इसका अर्थ ये होगा कि ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड बल्क में मौजूद हैं, कुछ पास हैं, कुछ बेहद दूर, और हो सकता है उनमें से कुछ में जीवन भी हो, चेतना भी हो, और शायद कोई अभी इसी क्षण अपने सवालों के उत्तर ढूंढ रहा हो, ठीक वैसे ही जैसे आप अभी इस स्क्रिप्ट को सुन रहे हैं। अब सोचिए, क्या हम कभी उन ब्रह्मांडों तक पहुंच सकते हैं? भौतिक रूप से शायद नहीं, क्योंकि ब्रेन्स के बीच का बल्क हमारे लिए अवलोकनीय नहीं है। हमारी दृष्टि, हमारे उपकरण, हमारे सिद्धांत अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंच सके हैं, लेकिन गणित कहता है कि वे वहां हो सकते हैं। और यही है एम थ्योरी की सबसे बड़ी शक्ति। ये केवल हमारे ब्रह्मांड को नहीं, बल्कि सभी संभावित ब्रह्मांडों को एक साथ जोड़ती है। अब आप सोचेंगे, क्या ये केवल कल्पना है? कोई प्रमाण है? हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, जैसे किसी टेलीस्कोप से देख सकें कि कोई और ब्रह्मांड तैर रहा है, लेकिन हमारे पास संकेत हैं, जैसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में पाए गए असामान्य तापमान पैटर्न या ग्रेविटेशनल वेव्स के छोटे विचलन, जो ये सुझाव देते हैं कि कहीं हमारे ब्रह्मांड की दीवार किसी और ब्रह्मांड से टकराई हो।
ये संकेत मजबूत नहीं है, लेकिन ये दिखाते हैं कि मल्टीवर्स केवल दर्शन नहीं बल्कि परीक्षण योग्य वैज्ञानिक परिकल्पना बनता जा रहा है। ये सब बताने के बाद एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर मल्टीवर्स है तो हमारे अस्तित्व का क्या अर्थ है? इसका उत्तर सरल नहीं है, लेकिन यदि हम इस विचार को स्वीकार करें कि अनगिनत ब्रह्मांडों में केवल वही ब्रह्मांड जीवन को जन्म दे सकते हैं जिनमें परिस्थितियां ठीक ठाक हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हमारा ब्रह्मांड विशेष है, बल्कि ये कि हम केवल उसी ब्रह्मांड में मौजूद हो सकते हैं जहां जीवन के लिए आवश्यक नियम मौजूद हैं। ये विचार एंथ्रोपिक प्रिंसिपल कहलाता है, यानी हम वही देख सकते हैं जो हमें देखने की अनुमति देता है। और अगर मल्टीवर्स सत्य है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम महत्वहीन हैं, बल्कि ये कि हमारा होना संपूर्ण ब्रह्मांडीय संरचना का आवश्यक परिणाम है। अब यहाँ पर एक और सवाल उभरता है, अगर मल्टीवर्स है तो क्या हम किसी और ब्रह्मांड में भी हो सकते हैं? ये एक चौंकाने वाली लेकिन सैद्धांतिक रूप से संभाव्य कल्पना है। अगर मल्टीवर्स में हर संभव संभावना प्रकट होती है तो कोई ब्रह्मांड ऐसा भी हो सकता है जहां आप इस समय कोई और हैं, कोई और जीवन जी रहे हैं। ये विचार केवल दर्शन नहीं बल्कि एम थ्योरी के भीतर गणितीय रूप से छिपी संभावना भी है। ये विचार गहरा है, रहस्यमयी है, लेकिन एक खास चीज को उजागर करता है, हमारा अस्तित्व, हमारी चेतना, हमारी जिज्ञासा। ये सब किसी एक संयोग का परिणाम नहीं बल्कि उस ब्रह्मांडीय संरचना का हिस्सा है जो हर स्तर पर गणना और कानूनों से बना है। अब प्रश्न उठता है, यदि मल्टीवर्स है और हम एक ब्रेन पर हैं तो क्या हम उस बल्क में झांक सकते हैं? ये एक कठिन प्रश्न है। बल्क के संपर्क में आने का सबसे संभाव्य माध्यम है ग्रेविटी, और वैज्ञानिक इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। शायद गुरुत्वीय तरंगें या माप में छोटे विचलन हमें उस बल्क के संकेत दें। पर अभी के लिए हमें यही समझना होगा कि मल्टीवर्स कोई काल्पनिक गलियारा नहीं बल्कि एम थ्योरी का एक गणितीय रूप से संगत मार्ग है। और ये हमें ये सोचने के लिए प्रेरित करता है कि क्या हम वास्तव में अकेले हैं? शायद नहीं। अगले खंड में हम इस विचार की ओर आगे बढ़ेंगे कि क्या हम कभी एम थ्योरी को सिद्ध कर सकते हैं, और अगर नहीं तो क्या इसका मतलब यह है कि यह सिद्धांत गलत है, या फिर वो महान वाक्य जिसे वॉल्फगैंग पाउली ने कहा था, नॉट इवन रॉन्ग, कहीं ये एम थ्योरी पर भी लागू होता है? क्या एम थ्योरी सच में नॉट इवन रॉन्ग है? हम अब उस सबसे पेचीदा सवाल के सामने खड़े हैं जिसे विज्ञान और दर्शन दोनों लंबे समय से टालते आए हैं। क्या कोई विचार, कोई सिद्धांत सिर्फ इसलिए मूल्यहीन है क्योंकि उसे परखा नहीं जा सकता, और खासकर तब जब वो गणितीय रूप से पूरी तरह सुसंगत हो लेकिन प्रयोगात्मक रूप से अभी तक सिद्ध ना किया जा सका हो? ये सवाल उठता है एम थ्योरी के संदर्भ में। एम थ्योरी को लेकर यह सबसे बड़ा आलोचना का केंद्र रहा है कि यह सिद्धांत इतना जटिल, इतना गहराई से गणित में लिपटा हुआ है कि इसे प्रत्यक्ष रूप से परीक्षण ही नहीं किया जा सकता। और विज्ञान का एक मूलभूत नियम है टेस्टेबिलिटी, यानी परीक्षण की योग्यता। बिना परीक्षण के कोई विचार चाहे जितना सुंदर क्यों ना हो, वो विज्ञान नहीं कहलाता। और यहीं से वॉल्फगैंग पाउली का वो कटाक्षपूर्ण वाक्य हमारे सामने आता है, नॉट इवन रॉन्ग। गलत कहना किसी विचार को एक तरह की मान्यता देना है कि कम से कम वो ऐसा कुछ कहता है जिसे परखा जा सकता है, जिसकी जांच की जा सकती है। लेकिन नॉट इवन रॉन्ग का अर्थ है वो विचार इतना अपूर्ण है कि उसे गलत भी नहीं कहा जा सकता। ये एक ऐसा अपमान है जो विचार की जड़ें ही हिला देता है। तो क्या एम थ्योरी भी उसी श्रेणी में आती है? ये सवाल हमें एक और गहराई में ले जाता है जहां दो चीजें सामने आती हैं। पहला, क्या एम थ्योरी हमारे ब्रह्मांड की सच्चाई को बयान करती है? दूसरा, क्या यह आंतरिक रूप से सुसंगत है? पहले प्रश्न का उत्तर फिलहाल हमारे पास नहीं है, क्योंकि एम थ्योरी को परखने के लिए हमें उस ऊर्जा स्तर तक पहुंचना होगा जहां क्वांटम ग्रेविटी कार्य करता है, और वो स्तर इतना ऊंचा है कि वर्तमान समय में कोई भी मशीन वहां तक नहीं पहुंच सकती। उदाहरण के तौर पर लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली पार्टिकल कोलाइडर है, वो उस ऊर्जा के स्तर से अभी भी 1 गुना कम पर कार्य करता है।
यानी यदि हमें उस स्तर पर पहुंचने के लिए एक और कोलाइडर बनाना हो तो वो पृथ्वी के चारों ओर भी पूरा ना पड़े, वो पूरे सौर मंडल के परिधि जितना बड़ा चाहिए होगा। तो फिर क्या इसका मतलब यह है कि एम थ्योरी केवल एक बौद्धिक खेल है, एक दार्शनिक सपना? यहां दूसरा प्रश्न प्रकट होता है, आंतरिक संगति। यहां एम थ्योरी एकदम डट कर खड़ी हो जाती है, क्योंकि यह अब तक का एकमात्र ऐसा सिद्धांत है जो सभी भौतिक शक्तियों यानी ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग, वीक सबको एक ही फ्रेमवर्क में रखता है। और सबसे खास बात, ये इतना गहरा और जटिल है कि किसने गणित को भी आगे बढ़ाया है। कई नई गणनाएं, समीकरण, संरचनाएं जो पहले केवल गणितज्ञों के लिए पहेली थी, एम थ्योरी से उनके उत्तर मिलने लगे हैं। और यहीं से वो दूसरी सत्यता जन्म लेती है, मैथमेटिकल करेक्टनेस। अब सोचिए, एक विचार जिसे आप प्रत्यक्ष रूप से परख नहीं सकते, लेकिन हर गणना, हर समीकरण, हर सिद्धांत को वो एकजुट कर देता है। तो क्या उसे खारिज कर देना बुद्धिमानी है? इतिहास में भी ऐसा हुआ है। मैक्सवेल ने जब विद्युत और चुंबकीय तरंगों की एकता को सिद्ध किया था, तब रेडियो वेव्स की कोई खोज नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने समीकरणों से ही यह बता दिया था कि ऐसी तरंगें संभव हैं, और बाद में उनके पूर्वानुमान सही साबित हुए। ऐसे ही आइंस्टाइन का जनरल रिलेटिविटी भी जब पहली बार आया था, तब गुरुत्वीय लेंसिंग का कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन 1919 में सूर्य ग्रहण के समय जब यह घटना देखी गई तो आइंस्टाइन को तुरंत विश्व भर में मान्यता मिल गई। तो क्या हो सकता है कि एम थ्योरी भी ऐसा ही सिद्धांत हो, एक ऐसा सिद्धांत जो अभी केवल गणित में जीवित है, लेकिन भविष्य में हम उसकी परछाइयां प्रयोगों में देख सकेंगे। अब यहां एक और विचार आता है, क्या किसी सिद्धांत का सत्य केवल इस बात पर निर्भर है कि वो प्रयोग में सिद्ध हो या नहीं? कुछ विचार इतने गहरे होते हैं कि वे प्रयोगात्मक सीमाओं से आगे होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वे गलत हैं। इसका मतलब केवल यह है कि मानवता की तकनीकी सीमा अभी वहां तक नहीं पहुंची है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या कभी ऐसा दिन आएगा कि एम थ्योरी को परखा जा सकेगा, तो उत्तर है शायद। वैज्ञानिक प्रयासरत हैं ग्रेविटेशनल वेव्स, डार्क मैटर के व्यवहार और हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज, ये सब ऐसे मार्ग हैं जहां कहीं ना कहीं एम थ्योरी के परोक्ष संकेत छिपे हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें इस सिद्धांत को गणितीय रूप से और गहराई से समझना होगा, इसे साफ, ठोस और प्रेडिक्टिव बनाना होगा। तभी ये विचार नॉट इवन रॉन्ग की श्रेणी से बाहर निकलकर एक दिन प्रूवन ट्रू की सूची में आ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो शायद ये मानव इतिहास का सबसे महान वैज्ञानिक क्षण होगा। अगले खंड में हम समझेंगे कि कैसे एम थ्योरी और उसके भीतर छिपी डुअलिटीज हमें यह भी संकेत देते हैं कि स्पेस और टाइम यानी स्थान और समय स्वयं मूलभूत नहीं है, बल्कि शायद वे भी एक गहराई में उभरते हुए गुण हैं। हम इस सवाल का सामना करेंगे कि क्या समय वाकई अस्तित्व में है? क्या समय और स्थान वास्तव में है? एम थ्योरी से एक नया दृष्टिकोण। अब हम उस गहराई में प्रवेश कर रहे हैं जहां विज्ञान, दर्शन और अस्तित्व एक ही धड़कन में समा जाते हैं, जहां सवाल केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं रहते, बल्कि स्वयं अवधारणाओं पर आकर ठहरते हैं। और सबसे मौलिक अवधारणाएं जिन पर हम पूरे दुनिया का ताना बाना बुनते हैं स्थान यानी स्पेस और समय यानी टाइम। हम सोचते हैं कि समय एक बहता हुआ धारा है जो कभी नहीं रुकती, जिसे कोई नहीं रोक सकता। हम इसे घड़ी की सुइयों में, सूरज के उगले डूबने में, अपने अनुभवों की श्रृंखला में महसूस करते हैं। परंतु एम थ्योरी और उससे जुड़ी विचारधाराएं ये कहती हैं कि शायद समय नाम की कोई चीज मौलिक रूप से है ही नहीं। अब ये बात सुनने में जितनी अजीब लगती है, उतनी ही वैज्ञानिक रूप से विचारणीय भी है। स्ट्रिंग थ्योरी और एम थ्योरी के भीतर मौजूद डुअलिटीज हमें बार बार ये दिखाती हैं कि जिन चीजों को हम स्थिर या अपरिवर्तनीय मानते हैं, वे भी केवल मूलभूत कंपन, झिलमिलाती संरचनाएं या गणितीय रूपांतरण हो सकते हैं। इससे ये समझ में आता है कि शायद समय और स्थान भी इमर्जेंट प्रॉपर्टीज हैं, यानी वे मौलिक नहीं हैं, बल्कि किसी गहरी भौतिक संरचना का परिणाम है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक तस्वीर है, एक शानदार परिदृश्य की। अब इस तस्वीर को इतना जूम इन करिए कि आप केवल पिक्सेल्स देखें, छोटे छोटे रंगीन बिंदु। इन पिक्सेल्स में कोई दिशा, कोई गहराई, कोई मूवमेंट नहीं होता। वे केवल गणनात्मक जानकारी होते हैं।
लेकिन जब आप इन्हें दूर से एक साथ देखते हैं तो आपके सामने एक गतिशील दुनिया बनती है। रंगों का खेल, दूरी का भ्रम, गहराई का एहसास। अब जरा सोचिए, अगर हमारी दृष्टि ही समय और स्थान को एक अनुभव के रूप में उभारती हो। एम थ्योरी के कुछ गणितीय स्वरूप यही दिखाते हैं। जैसे जैसे आप ऊर्जा और दूरी के चरम सीमाओं पर जाते हैं, यानी प्लैंक स्केल पर, वहां जाकर समय और स्थान की स्पष्टता समाप्त होने लगती है। समीकरणों में वे अब स्वतंत्र चर नहीं रहते, बल्कि अन्य भौतिक गुणों के साथ गूंथ जाते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में ADS-CFT करेस्पॉन्डेंस फिर से सामने आती है, जहां एक अधिक आयामी गुरुत्वाकर्षणीय ब्रह्मांड की गणना एक कम आयामी बिना गुरुत्वाकर्षण वाली थ्योरी से की जा सकती है। और आश्चर्य की बात यह है कि उस कम आयामी थ्योरी में समय का अस्तित्व वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। इससे वैज्ञानिकों ने ये विचार उठाया कि हमारे समय का अनुभव शायद ब्रह्मांड की इंफॉर्मेशन का फ्लो है, कोई स्थिर चीज नहीं, कोई यूनिवर्सल क्लॉक नहीं। जूलियन बारबोन, एक प्रसिद्ध भित्त्याद वैज्ञानिक, ने यहां तक कहा, समय केवल परिवर्तन का मापन है। ब्रह्मांड में एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक बदलाव ही समय को जन्म देता है। बिना परिवर्तन के कोई समय नहीं होता। और अब आप सोचिए, अगर समय केवल बदलाव का एहसास हो, तो क्या होगा अगर वो बदलाव भी मूलभूत न होकर केवल स्टैटिस्टिकल इमर्जेंस हो? कुछ वैज्ञानिक इस बात पर शोध कर रहे हैं कि एम थ्योरी के समीकरणों से स्पेस टाइम को कैसे पुनः निर्मित किया जा सकता है। यानी अगर हम केवल कणों की स्थिति और ऊर्जा को जानें, तो क्या हम वहां से स्वयं स्थान और समय को बना सकते हैं? और यहां पर एक दिलचस्प विचार आता है, एंटैंगलमेंट। क्वांटम एंटैंगलमेंट एक ऐसा रहस्य जहां दो कण एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़े होते हैं कि अगर एक के साथ कुछ हो तो दूसरे को तुरंत पता चल जाता है, चाहे वो एक दूसरे से कितनी भी दूर हों। अब हाल ही की गणनाएं ये बताती हैं कि अगर आप एंटैंगलमेंट को बढ़ाते जाएं तो आप स्पेस को बना सकते हैं। यानी क्वांटम एंटैंगलमेंट वो मूलभूत गोंद है जो ब्रह्मांड को एक साथ बांधता है और जिससे स्थान उभरता है। अब सोचिए कि एक ब्रह्मांड जो एंटैंगलमेंट के नेटवर्क से बना हो, जहां हर बिंदु दूसरे से सूचना के माध्यम से जुड़ा हो और जहां से दूरी, समय और गति उभरती हैं, स्थायी रूप से मौजूद नहीं होती। एम थ्योरी में ये सब गणितीय रूप से संभव है। और इसका सबसे आश्चर्यजनक पहलू ये है कि इस मॉडल में ब्रह्मांड की शुरुआत यानी बिग बैंग अब एक सिंगुलर पॉइंट नहीं रह जाती, बल्कि वो एक फेज ट्रांजिशन की तरह होती है। जैसे पानी बर्फ बनता है या भाप, यानी समय और स्थान भी एक अवस्था परिवर्तन के रूप में उभरते हैं। अगर ये सच है तो ये विचार हमारे पूरे अस्तित्व की समझ को बदल सकता है। इसका अर्थ ये है कि समय एक भ्रम है जो केवल घटनाओं की श्रृंखला में उभरता है। स्थान कोई कठोर ढांचा नहीं है, बल्कि इंफॉर्मेशन की परतों का एक नेटवर्क है। ब्रह्मांड का इतिहास केवल एक संभावना है जिसे हमारी चेतना क्रमबद्ध रूप में देखती है। और सबसे बड़ी बात, हम भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। हमारा मस्तिष्क, हमारी स्मृतियां, हमारी चेतना सभी उसी उभरते हुए टाइम स्पेस मैट्रिक्स की उत्पत्ति हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या हम उस मैट्रिक्स को देख सकते हैं? शायद नहीं, परंतु हम उसे महसूस कर सकते हैं। जैसे सपनों में समय आगे पीछे चलता है, जैसे ध्यान की अवस्था में समय रुकता है, जैसे किसी क्षण में पूरा जीवन बीत जाता है। ये अनुभव एम थ्योरी की उस गहराई से मेल खाता है जहां समय और स्थान केवल अनुभव हैं, वास्तविकता नहीं। तो जब आप अगली बार घड़ी की ओर देखें या किसी पुराने पल को याद करें, तो सोचिए, क्या वो समय सच में बीता है या ये सब केवल एक कंपन था, एक ब्रेन पर उभरती एक हल्की लहर? अगले खंड में हम जानेंगे कि कैसे एम थ्योरी का ये दृष्टिकोण हमें नई तकनीकों की ओर ले जा सकता है, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, टेलीपोर्टेशन या आर्टिफिशियल ग्रेविटी, और कैसे ये भविष्य की विज्ञान कल्पनाओं को हकीकत में बदल सकता है। भविष्य की दुनिया, एम थ्योरी से जन्मी नई तकनीकें। हम अब उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां विज्ञान केवल ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का माध्यम नहीं रह जाता, बल्कि वह भविष्य की संभावनाओं का बीज बन जाता है। अब तक हमने एम थ्योरी को एक गहरे, गणनात्मक, दार्शनिक सिद्धांत के रूप में देखा है। एक ऐसा ढांचा जो स्थान, समय, ऊर्जा, कण और शायद स्वयं अस्तित्व की बुनियादी परतों को जोड़ता है।
लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या ये सब केवल सिद्धांत है या इससे आने वाले कल की तकनीकें जन्म लेंगी? सदियों पहले जब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी दी थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन मानव चंद्रमा पर कदम रखेगा। जब मैक्सवेल ने विद्युत और चुंबकीय तरंगों को एकीकृत किया था, तब रेडियो, मोबाइल और इंटरनेट की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। ठीक वैसे ही एम थ्योरी के भीतर भी छिपी हैं कुछ ऐसी संरचनाएं जो भविष्य की दुनिया की नींव बन सकती हैं। 1. क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम गणना की नई क्रांति। एम थ्योरी और स्ट्रिंग थ्योरी दोनों ही हमें बताती हैं कि ब्रह्मांड की मूल प्रकृति गणनात्मक है। कंपन करती हुई स्ट्रिंग्स जो ऊर्जा, जानकारी और गुणों को परिभाषित करती हैं। अगर ब्रह्मांड मूलतः सूचना से बना है, तो इसे समझना और नियंत्रित करने का सबसे सटीक तरीका होगा क्वांटम कंप्यूटेशन। क्वांटम कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटरों की तुलना में बिल्कुल अलग होते हैं। ये बिट्स यानी 0-1 के बजाय क्यूबिट्स पर कार्य करते हैं, जो एक ही समय में 0 और 1 दोनों हो सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्ट्रिंग्स एक साथ कई अवस्थाओं में कंपन कर सकती हैं। अब कल्पना कीजिए जब हम एम थियरी से प्रेरित मॉडल का उपयोग करें, जहां मल्टी डायमेंशनल इंफॉर्मेशन एक साथ एंटेंगल होकर कार्य करे, तो क्वांटम कंप्यूटिंग केवल डेटा प्रोसेसिंग नहीं रह जाएगी, वह स्वयं रियलिटी सिमुलेशन का साधन बन जाएगी। इसका मतलब यह है कि हम भविष्य में एम थियरी के समीकरणों को ही क्वांटम कंप्यूटरों पर चलाकर पूरे ब्रह्मांड का आभासी मॉडल बना सकेंगे, और वो भी वास्तविक समय में। 2. टेलीपोर्टेशन और इंस्टेंट कम्युनिकेशन। क्वांटम एंटेंगलमेंट की मदद से वैज्ञानिक पहले ही ऐसी स्थितियां पैदा कर चुके हैं जहां दो कण एक दूसरे से लाखों किलोमीटर दूर होते हुए भी एक जैसे व्यवहार करते हैं। एम थियरी एंटेंगलमेंट को ब्रह्मांड की संरचना का आधार मानती है। अगर यही वो सूचना गोंद है जो ब्रह्मांड को जोड़ती है, तो शायद हम भविष्य में ऐसी तकनीक विकसित कर सकें जहां जानकारी या यहां तक कि कण भी एक आयामी सुरंग के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे जा सकें। आप इसे कल्पना मत समझिए। आज के विज्ञान में क्वांटम टेलीपोर्टेशन एक सिद्ध घटना है, भले ही वह अभी केवल कुछ अणुओं तक सीमित हो। लेकिन एम थ्योरी के उच्चतर आयामों का सही उपयोग कर पाना शायद इस तकनीक को जीवन के स्तर तक ले आ सके। 3. आर्टिफिशियल ग्रेविटी और एनर्जी मैनिपुलेशन। एम थ्योरी में ग्रेविटी केवल एक बल नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो ब्रेन से बाहर निकल सकती है, यानी अन्य आयामों में प्रवेश कर सकती है। अगर यह सही है तो इसका अर्थ ये होगा कि गुरुत्वाकर्षण को कृत्रिम रूप से उत्पन्न, नियंत्रित या मोड़ा जा सकता है। कल्पना कीजिए एक ऐसा अंतरिक्ष यान जो अपनी दिशा केवल गुरुत्वीय बलों को मोड़कर तय कर सके, या फिर ऐसी इमारतें जहां ग्रेविटी को बदलकर ऊर्जा बचाई जा सके या बीमारियों का इलाज किया जा सके। एम थियरी के समीकरण ये दिखाते हैं कि जैसे ही आप उच्च आयामों की संरचना को समझने लगते हैं, वैसे ही आपके पास मात्रा और बल को अपने अनुसार मोड़ने की संभावना आ जाती है। 4. मल्टीवर्स से संपर्क, भविष्य की सबसे बड़ी खोज। अब ये विचार सुनने में एकदम विज्ञान कल्पना जैसा लगेगा, लेकिन अगर मल्टीवर्स अस्तित्व में है और अगर हमारे ब्रह्मांड की दीवार किसी और ब्रेन से टकरा सकती है, तो क्या ये संभव है कि एक दिन हम उस दूसरे ब्रह्मांड के संकेत प्राप्त कर सकें? हाल ही में वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में कुछ ऐसे कोल्ड स्पॉट्स देखे हैं जिनकी व्याख्या वर्तमान ब्रह्मांडीय मॉडल से नहीं हो पा रही है। कुछ शोधकर्ता ये मानते हैं कि ये स्थान शायद किसी अन्य ब्रह्मांड के साथ टकराव का प्रमाण हो सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दो बुलबुले आपस में स्पर्श करें और उनके सतहों पर घर्षण हो। अगर हम ऐसे संपर्क की पुष्टि कर पाए, तो ये केवल विज्ञान का नहीं, मानव इतिहास का सबसे महान क्षण होगा। एम थियरी हमें यह संभावना प्रदान करती है, एक ऐसी फ्रेमवर्क जिसके भीतर अनंत ब्रह्मांड, मूलभूत कणों के परे की शक्ति और वास्तविकता के पुनर्परिभाषा सभी एक साथ संभव हैं। और इसके आगे एम थियरी अभी भी विकास की अवस्था में है। ये अभी भी पूरी तरह लिखी नहीं गई है। इसके समीकरण, इसके सिद्धांत, इसके सिद्धांतों के प्रमाण सब अभी भी वैज्ञानिकों के अध्ययन का विषय हैं। लेकिन इसका सौंदर्य, इसकी गहराई और इसका गणितीय सामंजस्य, यह सब इस ओर संकेत करता है कि यह विचार मरने वाला नहीं। यह हमारी सोच, हमारी तकनीक और हमारी चेतना को उन सीमाओं से पार ले जा सकता है जिनके पार जाने की हम केवल कल्पना कर सकते हैं।
अब कल्पना कीजिए एक ऐसा भविष्य जहां मानव केवल पृथ्वी पर सीमित नहीं रहेगा, बल्कि डायमेंशंस में यात्रा करेगा, जहां चिकित्सा, ऊर्जा, संचार सब कुछ नई भौतिकी के अधीन होगा, जहां बच्चे एम थियरी को पढ़ेंगे वैसे ही जैसे हम आज गुरुत्वाकर्षण को पढ़ते हैं, जहां ब्रह्मांड को हम केवल देखेंगे नहीं बल्कि मापेंगे, बदलेंगे, जिएंगे। और तब शायद यह कहना पड़ेगा कि हमने ब्रह्मांड को समझा नहीं, हमने उसे महसूस किया है। अगले खंड में हम देखेंगे कि एम थियरी से जुड़ी ये गहराइयाँ केवल विज्ञान ही नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व की भावना, धार्मिक विश्वासों और मानव चेतना पर क्या प्रभाव डालती हैं। क्या एम थियरी ईश्वर का नया नाम है या यह सब एक आत्मज्ञान की खोज है? एम थियरी और अस्तित्व का अर्थ, क्या विज्ञान ईश्वर की परछाई है? अब तक हमने एम थियरी को विज्ञान के दायरे में समझने की कोशिश की, गणितीय संरचना, ऊर्जा कंपन, ब्रेन्स, मल्टीवर्स और ब्लैक होल से लेकर संभावित तकनीकी क्रांतियों तक। लेकिन अब हम एक और गहरी दिशा में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थ की खोज में। हर युग में जब भी मानव ने आकाश की ओर देखा, एक सवाल बार बार सामने आया, मैं कौन हूं? और उस सवाल का एक ही जवाब मन ने अक्सर खोजा, ईश्वर। ईश्वर का विचार जितना व्यापक है उतना ही व्यक्तिगत भी। किसी के लिए वो सृष्टि करता है, किसी के लिए न्याय करता, किसी के लिए प्रकाश, किसी के लिए मौन। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने ब्रह्मांड की परतें खोलनी शुरू की, ईश्वर के लिए स्थान घटता गया, या यूं कहें वो और गहरा होता चला गया। अब सवाल ये है, क्या एम थ्योरी एक ऐसा सिद्धांत है जो ईश्वर की भूमिका को समझा सकता है? ये कोई धर्मशास्त्रीय सवाल नहीं, बल्कि अस्तित्व का वो मोड़ है जहां विज्ञान और आध्यात्म एक दूसरे से टकराते नहीं बल्कि एक ही धारा में बहने लगते हैं। जब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, तब कई धार्मिक विचारकों ने कहा, देखो, ईश्वर के नियमों का प्रमाण मिल गया। जब आइंस्टीन ने समय और स्थान को एक साथ जोड़ा, तो उन्होंने स्वयं कहा, गॉड डजंट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स। लेकिन जब क्वांटम यांत्रिकी आई, जहां संभावना ही नियम बन गई और निश्चितता छिन्न भिन्न हो गई, तब ब्रह्मांड का वो विवेकपूर्ण चित्र टूट गया। और फिर एम थियरी ने उस चित्र को पुनः जोड़ा, पर इस बार और भी जटिल और भी रहस्यमयी रूप में। एम थियरी कहती है कि ब्रह्मांड का मूलभूत ढांचा कंपन कर रही सूक्ष्म डोरियों और बहुआयामी ब्रेन्स का एक नृत्य है, एक ऐसा नृत्य जिसे हम समझ नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। अब आप सोचिए, अगर सृष्टि के पीछे कोई भाषा है तो वो गणित है, और अगर कोई लय है तो वो कंपन, और यदि कोई नियम है तो वो संरचना। क्या ये सब मिलकर उस चित्त की ओर संकेत नहीं करता जिसे हमने सदियों से ईश्वर कहा है? एम थियरी ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध नहीं करती, लेकिन ये उस क्षेत्र तक ले जाती है जहां विज्ञान मौन हो जाता है और हमसे पूछता है कि अनुभव बोलता है। एक ब्रेन पर तैरता ब्रह्मांड, मल्टीवर्स के अनगिनत बुलबुले, समय और स्थान की उभरती धाराएं, सूचनाओं से बने ब्लैक होल्स और गणनात्मक कंपन, ये सभी मिलकर एक ऐसी संरचना रचते हैं जो स्वतः सृजनशील है। ऐसा ब्रह्मांड जिसे ना किसी ने बनाया, ना कोई संचालित करता है। वह स्वयं अपनी शर्तों पर स्वयं में उत्पन्न हुआ। लेकिन तब भी वहां एक पैटर्न है, और जहां पैटर्न होता है वहां आशय होता है। अब यहां पर कई आध्यात्मिक परंपराएं पुनः प्रासंगिक हो जाती हैं। वेदांत कहता है ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। बौद्ध दर्शन कहता है सब कुछ शून्य से उत्पन्न हुआ है। ताओवाद कहता है द टाओ दैट कैन बी नेम्ड इज नॉट द इटर्नल टाओ। क्या ये संयोग है कि इन सभी परंपराओं ने वो एकता अनुभव की जिसे एम थियरी अब गणित में देख रही है? अब एक और रहस्यमयी विचार सामने आता है, कॉन्शियसनेस यानी चेतना। एम थियरी ब्रह्मांड को गणनात्मक रूप में देखती है, पर यह नहीं कहती कि चेतना कहां से आती है। और यहीं पर विज्ञान मौन हो जाता है और हमसे पूछता है कि क्या ब्रह्मांड की संरचना में चेतना पहले से समाहित है या ये केवल मस्तिष्क की एक उभरी हुई विशेषता है। अगर एम थियरी हमें बताती है कि समय और स्थान भी इमर्जेंट है, तो क्या चेतना भी उसी तरह इमर्ज होती है? या फिर क्या चेतना स्वयं वो कंपन है जिसकी लहरों से ब्रह्मांड बना है?
कुछ वैज्ञानिक जैसे रॉजर पेनरोज मानते हैं कि चेतना क्वांटम स्तर पर जन्म लेती है, यानी वही स्तर जहां एम थियरी कार्य करती है। अब कल्पना कीजिए, चेतना, वो शक्ति जो अनुभव करती है, जानती है, प्रश्न पूछती है, वो ब्रह्मांड की मूलभूत संरचना से जुड़ी हो। यानी हम ब्रह्मांड को देख नहीं रहे, हम ब्रह्मांड हैं जो स्वयं को देख रहा है। अगर ऐसा है तो फिर ईश्वर का सवाल भी बदल जाता है। वो कोई बाहरी सत्ता नहीं, कोई दाढ़ी वाला रचयिता नहीं, बल्कि वो ब्रह्मांडीय संरचना है जो स्वयं में चेतन है, जो स्वयं को देखती है, स्वयं को समझती है और स्वयं को बदलती है। तब एम थियरी केवल विज्ञान नहीं बल्कि आत्मज्ञान की राह हो जाती है। आप सोचिए, जब आप इस क्षण में हैं, जब आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, प्रश्न करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसी कंपन का हिस्सा हैं जो अरबों वर्षों से चल रही है। आप उस कंपन की एक लहर हैं, एक दृष्टि हैं, एक क्षणिक अभिव्यक्ति हैं जो खुद को खोज रही है। और शायद यही है थियरी ऑफ एवरीथिंग, वो एक सूत्र जो विज्ञान, धर्म, दर्शन, अनुभव और चेतना को जोड़ता है। और यही एम थियरी का सबसे बड़ा, सबसे सुंदर पक्ष है कि ये आपको उत्तर नहीं देती, पर आपको उस मौन तक पहुंचा देती हैं जहां उत्तर प्रकट होते हैं। अगले खंड में हम देखेंगे कि विज्ञान और समाज का रिश्ता एम थियरी से कैसे बदल सकता है, कैसे शिक्षा, सोचने का तरीका और मानवता की दिशा इस एक सिद्धांत से प्रभावित हो सकती है। एम थियरी और मानवता की दिशा, शिक्षा, समाज और सोच में एक नई क्रांति। अब तक हमारी यात्रा अंतरिक्ष की गहराइयों से होते हुए चेतना के रहस्यों तक पहुंच चुकी है। हमने देखा कि एम थियरी महज एक भौतिकी का सिद्धांत नहीं, बल्कि वो द्वार है जो विज्ञान, दर्शन और अस्तित्व को एक ही सूत्र में पिरोता है। लेकिन अब एक और जरूरी प्रश्न उठता है, इस सिद्धांत का हमारे समाज, हमारी शिक्षा और हमारी सोच पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? क्योंकि कोई भी विचार, चाहे वो कितना भी सुंदर क्यों ना हो, तब तक अधूरा है जब तक वो मानवता के जीवन को स्पर्श ना करे। जब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, तो विज्ञान ने पहली बार यह दिखाया कि ब्रह्मांड नियमों से चलता है, चमत्कारों से नहीं। ये सोच धीरे धीरे समाज में फैली और एक नया युग शुरू हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया, तब मनुष्य ने स्वयं को ईश्वर के बनाए गए विशेष प्राणी की जगह प्रकृति के सतत प्रक्रिया का हिस्सा माना, और इसने धार्मिक, सामाजिक और नैतिक मूल्यों में गहरी हलचल मचा दी। अब अगर एम थियरी सच में सही दिशा में है, तो यह परिवर्तन और भी व्यापक और भी गहरा हो सकता है। 1. शिक्षा, रटना नहीं, समझना। आज की शिक्षा प्रणाली अभी भी सदियों पुराने ढांचों पर टिकी हुई है, जहां विद्यार्थी उत्तर याद करते हैं, समीकरण दोहराते हैं और परीक्षा पास करने के लिए तथ्यों को घोटते हैं। लेकिन अगर हम एम थियोरी के दर्शन को समझें, तो हमें पता चलता है कि वास्तविक शिक्षा का अर्थ है जिज्ञासा, कल्पना और संबंधों को समझना। एक विद्यार्थी को यह सिखाना कि कण एक बिंदु होते हैं और फिर 10 साल बाद बताना कि नहीं, वे स्ट्रिंग्स हैं जो कंपन करती हैं, तो ये केवल जानकारी बदलने से कुछ नहीं होता। उसे यह सिखाना जरूरी है कि विचार कैसे बदलते हैं, ज्ञान कैसे विकसित होता है, और विज्ञान केवल उत्तर देने का नहीं, प्रश्न पूछने का साधन है। एम थियरी हमें यह अवसर देती है कि हम विज्ञान को कहानी के रूप में, विचार की यात्रा के रूप में पढ़ाएं, जहां गहराई, सौंदर्य और अज्ञात की खोज सबसे महत्वपूर्ण होती है। 2. समाज में एकजुटता की चेतना। ब्रेन कॉस्मोलॉजी और मल्टीवर्स की अवधारणाएं ये बताती हैं कि हम एक ब्रह्मांड में अकेले नहीं, और शायद हमारे जैसे कई और भी ब्रह्मांड हैं जो हमसे अलग हो सकते हैं या हमसे मिलते जुलते। ये विचार जब समाज तक पहुंचता है, तो ये हमें विविधता को स्वीकारने की प्रेरणा देता है। अगर ब्रह्मांड इतना विविध, इतना गतिशील और इतना गहरा है, तो फिर एक इंसान दूसरे इंसान से केवल रंग, भाषा या संस्कृति के कारण अलग कैसे हो सकता है? एम थियरी से समाज ये सीख सकता है कि हर दृष्टिकोण, हर सोच, हर जीवन एक ब्रह्मांडीय डोरी की कंपन है और उसकी अपनी ध्वनि है, और जब सब मिलते हैं तभी एक ब्रह्मांडीय संगीत बनता है।
3. धर्म और विज्ञान की दूरी घटाना। एम थियरी वो सिद्धांत है जो विज्ञान को उस स्तर तक ले जाता है जहां धर्म और दर्शन वर्षों से पहले से पहुंचे हुए हैं। एकता, रहस्य, शून्यता, चेतना। अब जरूरत है कि दोनों को आमने सामने खड़ा ना किया जाए, बल्कि एक संवाद की शुरुआत हो। धर्म ये सिखा सकता है कि सत्य को कैसे अनुभव करें, और विज्ञान ये बता सकता है कि उस अनुभव को कैसे मापा जाए। अगर ये संवाद स्थापित होता है तो इंसान का जीवन केवल प्रोडक्टिविटी या सर्वाइवल तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वो सार्थकता और बोध की ओर बढ़ेगा। 4. नैतिकता का नया आधार। एम थियरी ये दिखाती है कि हम सब उसी कंपन का हिस्सा हैं, उसी ब्रह्मांडीय ब्रेन की सतह पर लहरें हैं। इसका मतलब ये है कि किसी और को चोट पहुंचाना ब्रह्मांड को ही हानि पहुंचाना है। ये सोच यदि समाज में रच बस जाए तो नैतिकता केवल धार्मिक आदेश नहीं रहेगी, बल्कि भौतिक सत्य बन जाएगी। तब दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो, केवल एक नैतिक उपदेश नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय व्यवहार की आवश्यकता बन जाएगा। 5. आत्म साक्षात्कार, विज्ञान के माध्यम से आत्मा की खोज। एम थियरी हमें उस बिंदु पर ले जाती है जहां व्यक्ति स्वयं से पूछता है, क्या मैं केवल मांस, रक्त और हड्डियों का ढांचा हूं, या मैं भी एक ब्रह्मांडीय स्ट्रिंग की कंपन हूं? जब आप ये महसूस करते हैं कि आप स्वयं ब्रह्मांड की ध्वनि है, तब आपका जीवन एक नई दृष्टि से भर उठता है। आप अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को केवल मानसिक प्रक्रियाएं नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के प्रति ध्वनियां मानने लगते हैं। और तब जीवन की हर घटना, चाहे सुख हो या दुख, एक कंपन बन जाती है, एक नोट, एक टोन, जो एक अनंत संगीत का हिस्सा है। यही है वो क्रांति जो एम थियरी समाज में ला सकती है, बाह्य खोज से अंतर यात्रा की ओर। और शायद यही वो कारण है कि वैज्ञानिक इसे थियरी ऑफ एवरीथिंग कहने की हिम्मत करते हैं, क्योंकि ये केवल विज्ञान की नहीं, समझ की, चेतना की और अंततः मानवता की भी एकता की बात करती है। अगले खंड में हम एम थियरी की आलोचनाओं को गहराई से समझेंगे। क्या ये केवल एक वैज्ञानिक भ्रम है? क्या ये केवल एक सुंदर गणितीय खेल है, या सच में ब्रह्मांड की अंतिम कुंजी? हम जानेंगे कि इसके विरोध क्या है और फिर भी इसे क्यों नहीं छोड़ा जा सकता। एम थियरी की आलोचना, भ्रम या ब्रह्मांड की अंतिम कुंजी? अब तक हम जिस रहस्यपूर्ण और सम्मोहक यात्रा पर निकले हैं, उसमें एम थियरी ने बार बार एक दावेदार के रूप में अपनी उपस्थिति जताई, थियरी ऑफ एवरीथिंग बनने की दिशा में एक ठोस कदम। पर जैसा कि हर गहरी और क्रांतिकारी सोच के साथ होता है, एम थियरी भी आलोचनाओं से अछूती नहीं रही। विज्ञान की खूबसूरती ही यह है कि वह स्वयं को चुनौती देने से डरता नहीं। हर विचार, चाहे वह कितना ही प्रतिष्ठित क्यों ना हो, संदेह की कसौटी पर कसा जाता है। एम थियरी के साथ भी यही हुआ, और ये आलोचना केवल बाहरी आलोचकों से नहीं, बल्कि विज्ञान के भीतर से आई। आइए समझते हैं इन आलोचनाओं को गहराई से, ईमानदारी से, लेकिन उसी शांत और समर्पित लहजे में जिस लहजे में एम थियरी ने स्वयं को प्रस्तुत किया है। 1. कोई परीक्षण नहीं, कोई विज्ञान नहीं। ये आलोचना सबसे पुरानी और सबसे प्रमुख है। कई वैज्ञानिकों का कहना है, अगर किसी सिद्धांत को परखा नहीं जा सकता तो वह भौतिकी नहीं, दर्शन है। एम थियरी इतनी जटिल और सूक्ष्म स्तर पर कार्य करती है कि वर्तमान वैज्ञानिक उपकरणों के लिए वह लगभग अप्राप्य है। प्लैंक स्केल, जिस स्तर पर स्ट्रिंग्स कंपन करती हैं, इतनी सूक्ष्म है कि वहां तक पहुंचने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वह हमारे पास नहीं है, और शायद अगले कई दशकों तक हो भी नहीं सकती। तो फिर विरोधी कहते हैं, हम क्यों एक ऐसे सिद्धांत पर समय व्यर्थ करें जिसे कभी सिद्ध नहीं किया जा सकता? लेकिन इसका उत्तर एम थियरी के समर्थक शांत भाव से देते हैं, यह केवल आज की सीमा है। कल की खोजें शायद इस तक पहुंचना संभव बना दें। क्या हमें कल्पना बंद कर देनी चाहिए केवल इसलिए कि हमारे औजार कमजोर हैं? 2. 5 सिद्धांतों से एक क्यों? एम थियरी की जड़ें 5 अलग अलग स्ट्रिंग थियरीज में हैं, और ये बात कुछ वैज्ञानिकों को असहज करती है। उनका कहना है, अगर यह सच में थियरी ऑफ एवरीथिंग है तो इसे एक ही रूप में क्यों नहीं प्रस्तुत किया जा सकता?
यहाँ तक कि आज भी एम थियरी का पूर्ण स्वरूप अज्ञात है। हमारे पास इसके केवल विशेष सीमाओं में काम करने वाले संस्करण हैं, जैसे ADS-CFT कॉरेस्पॉन्डेंस या मैट्रिक्स थियरी, पर पूरी एम थियरी की एक एकीकृत अंतिम स्वच्छ रूपरेखा आज भी विज्ञान के पास नहीं है। लेकिन यहाँ भी उत्तर है, सभी महान सिद्धांत पहले अधूरे ही होते हैं। आइंस्टाइन का सापेक्षता सिद्धांत भी वर्षों तक केवल समीकरणों के स्तर पर रहा, उसे भी बाद में प्रयोगों ने सिद्ध किया। एम थियरी अभी निर्माण की अवस्था में है और यह स्वयं को धीरे धीरे व्यक्त कर रही है। 3. इतना सुंदर के झूठा लगे। कुछ वैज्ञानिकों को एम थियरी की गणितीय सुंदरता ही खटकती है। यह विचार के एक ही सिद्धांत बहुआयामी दुनिया, कणों की प्रकृति, गुरुत्वाकर्षण, क्वांटम यांत्रिकी और ब्रह्मांड की संरचना सब कुछ समझा सकता है। कुछ लोगों को यह बहुत अच्छा लगता है और इसी कारण अविश्वसनीय। जैसे एक कहानी जो बहुत ज़्यादा साफ सुथरी हो और हम कहें यह सच नहीं हो सकती। यहाँ फिर से जवाब है, ब्रह्मांड की सच्चाई गणित में छिपी है। अगर गणित एक ही जगह पर सब कुछ बांध देता है तो शायद वह कहानी नहीं, असलियत हो। इतिहास में भी यही हुआ है। मैक्सवेल के समीकरण, आइंस्टाइन के टेंसर समीकरण पहले केवल गणितीय सौंदर्य थे, पर बाद में सत्य निकले। 4. बहुत जटिल, बहुत अमूर्त। एम थियरी की एक आलोचना यह भी है कि ये इतना अमूर्त है कि सामान्य वैज्ञानिक भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाते। इसके लिए गहरी गणितीय समझ, उच्च स्तरीय टोपोलॉजी, डिफरेंशियल ज्योमेट्री और मल्टी डिमेंशनल अलजेब्रा की आवश्यकता होती है, और यही कारण है कि यह केवल कुछ गिने चुने वैज्ञानिकों तक ही सीमित हो गई है। यहाँ भी आलोचक कहते हैं, अगर केवल कुछ ही लोग इसे समझ सकते हैं तो क्या यह सार्वभौमिक सत्य हो सकता है? लेकिन फिर से जवाब सहज है। सत्य सरल नहीं होता। जैसे प्रकृति में DNA या ब्रह्मांडीय संरचनाएं जटिल होती हैं, वैसे ही उनका गणितीय वर्णन भी जटिल है। एम थियरी सरल नहीं है, परंतु इसकी गणनाएं, संबंध और परिणाम असाधारण संगति दर्शाते हैं। 5. क्या यह भी केवल एक बीता हुआ विचार बनेगा? इतिहास में हमने ऐसे कई सिद्धांत देखे हैं, फ्लोजिस्टन थियरी, ईथर थियरी, स्टेडी स्टेट यूनिवर्स, जो अपने समय में क्रांतिकारी थे पर बाद में इतिहास की धूल बन गए। तो क्या एम थियरी भी उसी कड़ी का हिस्सा है? इसका उत्तर शायद समय देगा, लेकिन एक बात स्पष्ट है, एम थियरी जितना गहरा, जितना सुंदर और जितना समग्र है, वैसा कोई दूसरा सिद्धांत अभी तक नहीं आया। यह सिद्धांत अभी भी अधूरा है, परंतु इसके हर टुकड़े में वह संभाव्यता है जो आने वाले युगों में विज्ञान का आधार बन सकती है। कुछ वैज्ञानिक यह मानते हैं कि भविष्य की भौतिकी एम थियरी से ही जन्म लेगी, और अगर ऐसा हुआ तो ये न केवल थियरी ऑफ एवरीथिंग होगी, बल्कि द थियरी दैट चेंज्ड एवरीथिंग बन जाएगी। अब अगला और अंतिम चरण हमारी इस ब्रह्मांडीय यात्रा का वह हिस्सा है जहां हम एम थियरी को एक वैज्ञानिक यात्रा के रूप में नहीं, बल्कि एक आत्मीय दर्शन, एक मौन की भाषा और एक चेतना की कथा के रूप में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अंत में हम सब केवल उत्तर नहीं चाहते, हम चाहते हैं अर्थ। एम थियरी, मौन की भाषा, ब्रह्मांड की कविता। हम अब उस अंतिम मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां गणित मौन हो जाता है, भाषा की सीमाएं झुकने लगती हैं और हमारे मन के भीतर कोई पुरानी, गूढ़, धुंधली सी आवाज कहती है, यही है वो जिसे तुम सदियों से खोज रहे थे। अब तक हमने एम थियरी को समीकरणों, आयामों, कणों, ब्रेन्स और मल्टीवर्स की आंखों से देखा, पर अब हम एक ऐसी गहराई में उतरने जा रहे हैं जहां ये सिद्धांत केवल वैज्ञानिक ना होकर एक कविता बन जाता है, एक प्रार्थना, एक आत्म स्वर। क्यों? क्योंकि जब आप इतने विशाल सिद्धांत को समझते हैं जो आपको ये बताता है कि समय केवल एक धागा है, स्थान एक झिलमिलाता जाल, हम सब एक ही कंपन का रूप हैं और ब्रह्मांड स्वयं चेतन हो सकता है, तब वैज्ञान भी एक ध्यान की मुद्रा में आ जाता है। ये वो बिंदु है जहां जानना और महसूस करना एक हो जाते हैं। एम थियरी कहती है कि सबसे सूक्ष्म स्तर पर सब कुछ डोरियां हैं, कंपन करती, नाचती, घूमती हुई। एक डोरी दूसरी से टकराकर एक नया कण बनाती है। ये कंपन, ये लय, ये नृत्य, यही ब्रह्मांड की आत्मा है। और अब सोचिए, संगीत क्या है?
वो भी कंपन ही तो है। तरंगें, स्वर, ताल जो हमारे भीतर कुछ जगा देती हैं। जब बांसुरी बजती है तो वो केवल हवा नहीं होती, वो एक अनुभव होता है, एक कंपन जो हमारी चेतना को छूता है। क्या ये संभव है कि ब्रह्मांड भी एक ऐसी ही बांसुरी है और एम थियरी उसका स्वर? हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है, अकेलेपन में, मौन में, किसी तारे को देखते हुए या किसी मंदिर की घंटी की गूंज में, कि कुछ है जो हमारे भीतर से हमें पुकार रहा है, कोई गूढ़ अर्थ, कोई अनकही बात। एम थियरी उस अनकही बात को एक नाम देती है। वो कहती है, तुम ब्रह्मांड में नहीं हो, तुम ही ब्रह्मांड हो। तुम्हारे भीतर वही स्ट्रिंग कंपन कर रही है जो किसी तारे में, किसी क्वेसार में, किसी ब्लैक होल के गर्भ में कंपन करती है। यहां पर विज्ञान और आध्यात्म का मिलन होता है। दोनों समझते हैं कि सत्य कोई वस्तु नहीं, वो एक अनुभव है, और ये अनुभव एम थियरी की गहराई में छिपा है। वो एक कविता है जो गणित में लिखी गई है, वो एक चित्र है जो डायमेंशंस में उकेरा गया है, वो एक धुन है जो अस्तित्व के कंपन से गूंजती है। अब प्रश्न ये नहीं है कि क्या ये सिद्धांत सही है, बल्कि क्या ये तुम्हारे भीतर कुछ जगाता है, क्योंकि अंततः हम उत्तरों से नहीं, कनेक्शन से बदलते हैं। विज्ञान को जब भावनाओं से, अनुभवों से और आत्मा से जोड़ दिया जाए, तब वो केवल ज्ञान नहीं, प्रेम बन जाता है। और यही है एम थियरी की असली शक्ति। ये हमें ब्रह्मांड को देखने की नई आंख देती है, एक ऐसी दृष्टि जिसमें भौतिक कण भी चैतन्य लगते हैं, एक ऐसा दृष्टिकोण जहां ब्रह्मांड केवल दूर बैठा कोई यांत्रिक ढांचा नहीं, बल्कि जीवित, नाचता हुआ, अनुभव करता हुआ एक जीव है, जिसका हर अणु, हर स्वर हमारी चेतना से जुड़ा हुआ है। एम थियरी इस बात को नहीं कहती कि ईश्वर है या नहीं, लेकिन वो इतनी सुंदर संरचना दिखाती है कि ईश्वर जैसा कुछ अवश्य है। वो ये नहीं कहती कि तुम्हारा जीवन विशेष है, लेकिन ये दिखाती है कि तुम्हारा अस्तित्व उसी लॉ से जुड़ा है जिससे तारे जन्म लेते हैं, आकाश गंगाएं बनती हैं और समय बहता है। क्या इससे बड़ी बात कोई हो सकती है? जब आप अगली बार किसी रात आकाश की ओर देखें, जब आप किसी मौन में डूबें, या जब आपको अपने अस्तित्व का कोई उत्तर ना मिले, तो याद कीजिए, आप एक ब्रह्मांडीय लय हैं, आप एक कंपन हैं, आप एक कहानी हैं जो स्वयं ब्रह्मांड ने अपने लिए गढ़ी है। अगले और अंतिम खंड में हम इस यात्रा का सारांश प्रस्तुत करेंगे। इस 3 घंटे की अद्भुत यात्रा के बाद आप जो कुछ साथ ले जा रहे हैं, उसका अर्थ, उसकी भावना और उस रहस्य का स्वाद जिसे हम थियरी ऑफ एवरीथिंग कहते हैं। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, एक ब्रह्मांडीय यात्रा का अंतिम पड़ाव। 3 घंटे की इस लंबी, रहस्यमयी और गहराइयों से भरी यात्रा में हम एक ऐसे सिद्धांत की तलाश में निकले थे जिसे विज्ञान वर्षों से खोज रहा है, थियरी ऑफ एवरीथिंग, यानी ऐसा एकमात्र सिद्धांत जो ब्रह्मांड की हर शक्ति, हर घटना, हर कंपन को समझा सके। और इस खोज में हमारा मार्गदर्शक बना एम थियरी। अब जब हम इस ब्रह्मांडीय यात्रा के अंतिम पड़ाव पर खड़े हैं, तो जरूरी है कि हम एक बार पलट कर देखें, हमने क्या समझा, क्या सीखा और हमारे भीतर क्या बदला। हमने शुरुआत की एक सरल प्रश्न से, क्या कोई एक सिद्धांत हो सकता है जो सब कुछ समझा सके? और फिर धीरे धीरे हम निकले उस रहस्यमय मार्ग पर जो हमें ले गया कणों की दुनिया से स्ट्रिंग्स की ओर, स्ट्रिंग से आयामों की ओर, आयामों से ब्रेन्स और ब्रह्मांडों की ओर, और फिर चेतना, अनुभव और मौन की ओर। हमने देखा कैसे स्ट्रिंग थियरी कहती है कि ब्रह्मांड के मूलभूत कण वास्तव में कंपन करती हुई डोरियां हैं, एक अलौकिक संगीत के सुर। कैसे 5 अलग अलग स्ट्रिंग थियरीज एक साथ जुड़ती है एम थियरी में, जो सबका मूल है, एक महासिद्धांत। कैसे ब्रेन कॉस्मोलॉजी हमें बताती है कि हम एक आयामी सतह पर जी रहे हैं और वहां से मल्टीवर्स की कल्पना जन्म लेती है। कैसे ADS-CFT करस्पॉन्डेंस ये दिखाती है कि 2 दिखने में अलग दुनिया एक ही गणितीय आत्मा रखती हैं। कैसे ब्लैक होल्स और उनके रहस्य एम थियरी की मदद से सुलझने लगते हैं, एंट्रोपी, सूचना और घटना क्षितिज का रहस्य।
कैसे समय और स्थान भी मूलभूत नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय गणनाओं से उभरते हुए गुण हैं, और सबसे बढ़कर कैसे एम थ्योरी एक विज्ञान से बढ़कर चेतना की भाषा, जीवन का दर्शन और ब्रह्मांड की कविता बन जाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही रहा, क्या ये सच में थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है? इसका उत्तर कोई आसान नहीं। एम थ्योरी अब तक का सबसे संगत, सबसे विस्तृत और सबसे गहराई से जुड़ा सिद्धांत है। ये हर उस दिशा में जाता है जहां विज्ञान को जाना चाहिए, भले ही वो रास्ता कठिन, अपरीक्षित और जटिल हो। क्या ये सिद्ध किया गया है? नहीं। क्या ये पूरा है? नहीं। क्या ये सही है? शायद। क्या ये सुंदर है? अत्यंत। और शायद ब्रह्मांड भी स्वयं सुंदरता से ही बना है। एम थ्योरी हमें ये नहीं बताता कि ये उत्तर है, बल्कि ये कहता है, चलो इस दिशा में साथ चलें, शायद उत्तर वहां मिल जाए। ये यात्रा अब भी जारी है। वैज्ञानिक, दार्शनिक, गणितज्ञ सभी इस सिद्धांत को समझने, परखने और विकसित करने में लगे हैं। और ये यात्रा केवल प्रयोगशालाओं या कक्षाओं तक सीमित नहीं है, ये हमारे भीतर भी चल रही है। क्योंकि जब आप ये समझते हैं कि आप और एक तारा, आप और एक ब्लैक होल, आप और एक दूर बैठे क्वासार सभी उसी नियम, उसी ध्वनि और उसी कंपन से बने हैं, तब जीवन एक कहानी बन जाता है जो स्वयं ब्रह्मांड कह रहा है आपके माध्यम से। और अब जब आप इस यात्रा के अंत पर हैं, तो ये अंत नहीं, एक प्रारंभ है। अब जब आप आकाश को देखें तो आप केवल तारे नहीं बल्कि उनका कंपन महसूस करेंगे। जब आप विज्ञान पढ़ेंगे तो आप केवल समीकरण नहीं बल्कि उस मौन को पढ़ेंगे जो शब्दों के पीछे बोलता है। और जब आप स्वयं को देखेंगे तो आप केवल शरीर नहीं बल्कि उस अनंत ब्रह्मांड की लहर हैं जो इस क्षण, इस सांस में स्वयं को जी रहा है। क्योंकि अगर कोई थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है तो वो केवल विज्ञान में नहीं बल्कि आपके भीतर की चेतना में भी है। यही है एम थ्योरी की सबसे सच्ची अभिव्यक्ति। हमारी ये यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन वो प्रश्न, मैं कौन हूं, अब भी ब्रह्मांड के हर कोने में गूंज रहा है। और अब शायद आप उस प्रश्न को थोड़ा गहराई से सुन पाएंगे। धन्यवाद। आपका सहयात्री ब्रह्मांड।